एक पार्टी जो कमंडल से अपना आधार बनाती है, एक पार्टी जो मंडल के कारण से अपना आधार बनाती है, बाद में वो एमवाई समीकरण क्या होता है वो आपको पता है, मुस्लिम यादव समीकरण। कोई पार्टी जो है वो अन्ना आंदोलन से अपना आधार बनाती है। कोई पार्टी का मुखिया कहता है कि मैं मल्लाह का बेटा हूं, जिसको अंग्रेजी में सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। कोई पार्टी कहता है कि मैं गया से हूं और मैं गया जी के क्षेत्र से हमेशा विधायक रहूंगा, गया का नाम अब गया जी होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन आपका कोई ऐसा आधार नहीं दिखता है कि जनता जो है आपसे डायरेक्ट जुड़ जाए, क्योंकि ऐसी कोई राजनीति नहीं करती। अरविंद केजरीवाल ने नफरत की राजनीति की थी। अरविंद केजरीवाल की राजनीति जो है उसको और भी डाइसेक्ट करने की जरूरत है। तो अन्ना हजारे मूवमेंट से आया था। मंडल नफरत की राजनीति थी। कमंडल को तो आप कह देंगे कि नफरत की राजनीति थी। नफरत में भी स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट पोलराइज करने की राजनीति आप कह सकते हैं, दो भागों में बांट। अब जैसे आपने कहा कि से हमने कहा कि मिथिला से आते हैं, ठीक है, तो मिथिला वर्सेस समथिंग तो हो जाएगा ना, क्योंकि बिहार तो पूरा मिथिला नहीं है, मगध भी है। तो मैंने कहा ना, स्मार्ट बनने की जरूरत है। ये सारी जो भाषाओं का प्रयोग होता है ये बेसिकली आपके साइकी के साथ खेला जाता है। तो मूवमेंट आपको एक डिकोटमी क्रिएट किया जाता है, पोलराइज किया जाता है। जैसे आप किसी एक चीज का नाम लेंगे तो ऑब्वियसली दिस वर्सेस दैट हो जाएगा। हमारे लिए पूरा बिहार इंपॉर्टेंट है, और हाँ, हमारी राजनीति में कुछ बात है या कुछ बात रही होगी जिसकी वजह से आजकल बिहार में राजनीतिक अलग तरीके से होने लगी है। हम लोग एक मुहिम लेकर चलते हैं कि नाथूराम गोडसे के साथ शायद वो सम्मान नहीं दिया गया भारत को जो उनको मिलना चाहिए था। नाथूराम गोडसे पर आपका क्या विचार? मेरा गांधी जी पे बहुत, गांधी जी पर विचार होना नाथूराम गोडसे के विचार न होने की कोई पैरामीटर नहीं। आप गांधी जी को भी अच्छा कह लीजिए, नाथूराम गोडसे को भी अच्छा कह लीजिए, क्योंकि आप जय भीम कहती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनुस्मृति को खारिज कर रही हैं। देखिए, मैं कैंटियन हूँ। मैं ये मानती हूँ कि मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं ये नहीं मानती कि एंड जस्टिफाइज मीन्स। और मैंने आपको कहा ना कि मीन्स तो अच्छे थे ना, गोली मार देना। एंड्स जस्टिफाई मीन्स, एंड्स सही नहीं थे लेकिन मीन्स तो अच्छे थे। मीन्स गलत थे, गोली मारना मीन्स हुआ। मतलब आप एक्सेप्ट वो चीजें सही नहीं मानते? मैं वो स्कूल को बिलोंग करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि मैं बहुत ही स्ट्रांगली गांधी जी को मानती हूँ। मिथिला की एक लड़की, दरभंगा की एक लड़की, बिहार की एक लड़की सारा पढ़ाई करते हुए भारत से विदेश जाती हैं, वहां पर जाकर मास्टर्स डिग्री करती हैं, वहां पर जाकर एग्जीक्यूटिव डिग्री करती हैं, और उसके बाद वो फिर अपने राज्य बिहार आती हैं, अपने देश इंडिया आती हैं, और फिर उनको लगता है कि मैं अपना करियर, अपना भविष्य जो है वो राजनीति में बना सकती हूँ, और उसके आधार पर ये 8 मार्च 2020 को एक पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च करती है जिसका नाम है द प्लूरल्स पार्टी। हालांकि इन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, इसलिए ये राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, राजनीति के परिदृश्य में कोई नया चेहरा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी आज इनको बहुत सारे परिचय की जरूरत है हमारे राजनीतिक परिवार में, हमारे राजनीतिक परिदृश्य में। तो मैं अब अपने इस चैनल के माध्यम से मैम का साक्षात्कार करूंगा, और यहाँ पर इनसे अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ हर वो बातें करूंगा जो इनके लिए, राजनीति के लिए और एक इंडिया के लिए जरूरी है, आवश्यक है। मैं यहाँ पर इनसे इनकी बातें करूंगा, निजी बातें भी करूंगा, यहाँ पर मैं राजनीति की भी बात करूंगा, बिहार की भी बात करूंगा, इसके अलावा ग्लोबल अफेयर्स की भी बात होगी। यहाँ पर हम लोग 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात करेंगे, जिसमें हम लोग जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और मीडिया, इन सारे चीजों को लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर और सारी बातें होंगी। और कुछ सवाल हमारे दर्शकों के हैं जो मैंने पहले व्हाट्सएप के जरिए लोगों से लिया था, वो सारे सवाल ही मैं अंत में करूंगा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आतंक समाचार के साक्षात्कार कार्यक्रम में, और मैं यहाँ पर लोगों पर आक्रमण करता हूं प्रश्नों का, और वो उसके आधार पर उसका जवाब देते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं अपने इस साक्षात्कार कार्यक्रम में, इस आक्रमण कार्यक्रम में मैम का, पुष्पम प्रिया चौधरी का। थैंक यू। मैं जो भी पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ मैंने जो भी साक्षात्कार लिया, उसके अनुभव के आधार पर मैं इस पूरे साक्षात्कार का विश्लेषण करूंगा, और साथ ही साथ आपको पुष्पम प्रिया चौधरी के व्यवहार, पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में जितना मैं समझ पाया अपने
इस एक घंटे के साथ लगभग 1 घंटे के साक्षात्कार में वो मैं आपसे साझा करूंगा और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि इस चैनल यानी कि जिस चैनल पर आप यह समाचार देख रहे हैं, आप यह साक्षात्कार देख रहे हैं, यह आतंक समाचार है क्या, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वंचक व्यापार समूह है क्या, इन सारे चीजों की बात हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप यह साक्षात्कार को आगे देखें। राजनीति है क्या? एक्चुअली व्हाट राजनीति इज, व्हाट पॉलिटिक्स इज? राजनीति का अगर आप थ्योरेटिकल डेफिनेशन लेंगे, जिसमें मैं यकीन रखती हूँ, वो ये है कि राजनीति मतलब होता है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, मतलब कि किसको क्या मिलता है, कब मिलता है और कैसे मिलता है। और जितने भी आप कह सकते हैं जो तंत्र है, होना वो फॉर अ गुड कॉज चाहिए, फॉर अ गुड सेंस होना चाहिए, लेकिन जितने भी तंत्र हैं वो उसको पाने में, लोगों को दिलाने में किस तरीके से काम करते हैं, एथिकल तरीके से, मॉरल तरीके से काम करते हैं, उसको राजनीति कहते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ इंडिया में, बिहार में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इनइक्वालिटी की है, असमानता की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और जो खाई है असमानता की वो बहुत गहरी है। जहां पैसा है, आप कह सकते हैं कि 1% लोगों के हाथों में पैसा है, बहुत पैसा है, और जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो बहुत ही गरीब है। तो कायदे से हमारे देश में जो डेमोक्रेसी बनाई गई थी वो इसलिए थी कि जो वो गरीब जो लोग हैं, जिनकी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, उस तक किस तरीके से, वही हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, उन तक किस तरीके से चीजें पहुंचाई जाए। लेकिन इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमारे देश में ऐसा हो गया है कि वो हु जो है, कि वो कौन लोग होने चाहिए जिनको कि वो चीजें मिलनी चाहिए, वो बदल गया है। मतलब कि जिनके पास ऑलरेडी काफी पावर है वो हु लोग हो गए, जिनके पावर में बढ़ावा होते जा रहा है, पैसे में बढ़ावा होते जा रहा है, और जो मकसद होना चाहिए था, जो वो हु होने चाहिए थे, जो पिछड़े लोग, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हो या सामाजिक रूप से पिछड़े हो, इनके लिए राजनीति होनी चाहिए, वो नहीं होती। और एक बहुत फंडामेंटल चीज है जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को बनाया गया था। और आजकल हमारे देश में, मैं अक्सर कहती हूँ, एक टर्म है जो कि मैंने कॉइन किया हमारे देश की राजनीति के लिए, वो है इलेक्टोरल मॉनर्की। हमारे देश में इलेक्टोरल मॉनर्की चल रही है। मतलब आप ऐसे सोचिए कि अगर आज आपने मुझे कहा कि मैं इस राज्य को लीड करना चाहता हूँ, मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, किसी को भी कहा आपने जाके, लोगों का क्या रिएक्शन होगा? हंस देंगे, हंस देंगे। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। और इसी वजह से मैं कह रही हूं कि हमारे देश में इलेक्टोरल मॉनर्की, मतलब राजतंत्र खत्म नहीं हुआ है, अब राजतंत्र में इलेक्शंस होते हैं। तो आप राजनीति में क्यों? आप तो बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप BCG में आप काम कर चुकी हैं, आप लंदन और अलग अलग जगह से डिग्रियां ले चुकी हैं, तो आप राजनीति में क्यों? कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे लगता है कि सबका अपना अपना जीवन में एम होता है, आपका कुछ लक्ष्य होगा, मेरा कुछ लक्ष्य होगा, एक पैशन होता है। और ओवर द ईयर इसका कारण क्या है एग्जैक्टली, वो कौन सा दिन था, कौन सा वक्त था कि ऐसा हो गया, वो मुझे नहीं मालूम। मैं बहुत सच आपको जवाब दे रही हूँ, शायद वो पूरा जीवन ही था। आपका जीवन एक खास तरीके से लगता है जैसे कि डिजाइन, और वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती जाती है जो उस वक्त में जब होता है तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता, बट वो होते जाती है, सारे एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। और मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मेरे लाइफ का यही पर्पस। तो ये आजीवन रहेगा? है ही, क्योंकि बहुत सारी बातें आपकी जो मैंने पहले सुना है 2020 से, वो बहुत सारी बातें जो है अपने आप में बदलाव ला ली है, अपने आप में वो चेंज हो गया। जो आप बदलाव की बात करती हैं, आप खुद बहुत सारे शब्दों से बदल गई हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैं बदली हूँ, इस पे ये उस पर कुछ टॉपिक्स हैं, बात करेंगे आगे, बिल्कुल बात करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि मैं बदली हूँ। वो एक होता है कोर, होता है व्यक्ति का, वो कोर कभी नहीं बदलता। तो पॉलिटिक्स आजीवन रहेगा आपका? वो एक कोर जो व्यक्ति का होता है वो कभी नहीं बदलता। और जिन लोगों को इस रिटॉल ऐसा लग रहा है, उनको एक चीज मेरे बारे में समझने की जरूरत है कि मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी, ये करने की जरूरत नहीं थी। अगर मुझे भारत में राजनीति करनी थी तो भी ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। और सबसे पहली बार भारत में राजनीति करने की जरूरत नहीं थी,
अगर राजनीति करनी ही थी तो भारत में क्यों करनी थी? मतलब कुछ तो कारण होगा उसके पीछे। और अगर भारत में बिहार में राजनीति करनी थी तो ये संघर्ष का रास्ता क्यों चुनना था? एक बनी बनाई जो चीजें हैं जिसमें कि रिसोर्स भी आपका खर्चा नहीं होगा, आप चुनाव के 10 दिन पहले आएंगे, आपका नाम डिक्लेयर होगा और आप जीत जाएंगे, वो रास्ता क्यों नहीं लेना था? और ये भी नहीं था कि मैंने वो रास्ता लिया फिर मुझे धक्के मार के उस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया और तब मैंने ये चुना। शुरुआत ही ऐसी की, तो कोर वही है। हाँ, लेकिन 5 वर्षों में मैंने भी चीजों को और ज्यादा बेहतर समझा है, अलग अलग पर्सपेक्टिव को समझा है। ये जाना है कि बिहार में कोई एक सच नहीं है, बहुत सारे सच हैं और वो सभी सच को अपना स्थान मिलना चाहिए। इस वजह से भी क्योंकि हमारी पार्टी का नाम ही प्लूरल्स। ये बताएं कि द प्लूरल्स पार्टी नाम क्यों? क्योंकि मैंने उनसे भी पूछा था, पल्लवी सिन्हा से भी, उन्होंने बोला था बहुसंख्यक, बहुआबादी, ये सारी बातें उन्होंने कही थी। आप बताएं द प्लूरल्स क्यों? वो थोड़ा सा नैरो डेफिनेशन, सिंप्लीफाइड डेफिनेशन हो गया बहुसंख्यक। देखिए, बेसिकली प्लूरलिज्म एक आइडियोलॉजी है, जैसे लेफ्ट आइडियोलॉजी होती है, लिबरलिज्म आइडियोलॉजी होती है, सोशलिज्म आइडियोलॉजी होती है। और उसके पीछे जो उसका मर्म है, जो अर्थ है उसका, वो ये है कि जो मैंने अभी आपको बोला, मल्टीपल रियलिटी। आपकी एक रियलिटी है और वो हो सकता है कि आपके ही साथ आपके घर में रहने वाले की रियलिटी नहीं है। ये हो सकता है कि दूसरे कस्बे में जो आप ही की उम्र के लोग होंगे उनकी वो रियलिटी नहीं होगी। तो उन सभी रियलिटीज को स्थान मिलना, उसी को प्लूरलिज्म कहते हैं। अलग अलग ग्रुप्स साथ में रूल करें, अपने लिए रूल करें। आपको नहीं लगता है कि आपका नाम जो है वो यूरोपियन नेशन वाले भाषा से ज्यादा प्रभावित है, ना कि आपके लोकल भाषा से? आप संस्कृत और हिंदी वाले क्षेत्र से हैं और आप नाम वो रख रही हैं जो आप इंग्लैंड और यूरोपियन नेशन की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो यूरोपियन और विदेशी भाषाओं से ज्यादा प्रभावित है? तो अगर हमारे देश वाले, अगर वो है तो आपको बदलने की जरूरत है? नहीं, मेरा ये मानना है कि जो चीजें अच्छी हैं उनको अपनाना चाहिए, चाहे वो हमारे खुद की देश की हो या विदेशों की हो। और हमने अपनाई भी है, हमारे देश का तो ये इतिहास भी रहा है। चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है, जो देश का संविधान है, वो तो अपनाया ही गया हुआ है। चाहे वो हमारी इलेक्टोरल सिस्टम हो, हमारे देश में जो वो वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। देखिए, मैंने ये बातें अक्सर कही हैं कि स्कूली शिक्षा जो आजकल हो गई है ना, वो बहुत ही नौकरी दिलाने वाली सिर्फ शिक्षा हो गई, जो एक अच्छी चीज है। लेकिन उसके साथ साथ 50% लोगों को चीजें समझाने की भी जरूरत है। शायद अधिकांश लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये नहीं मालूम होगा। तो जो अच्छी चीजें हैं उनको अपनाना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे हमारे ही देश की चीजें हो। और जो खराब चीजें हैं उनको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो हमारे ही देश की चीजें हो। तो इसका मतलब है हिंदी और संस्कृत खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप वैसे चीज को अपना रहे हैं जिसके आधार पर आपको जनता के पास जाना है और जनता को वो चीज आती नहीं है। इसके कारण से आप देख रहे हैं कि आप 2020 में कहां पर रह गए। बताने की जरूरत नहीं है। आप 243 वाली पार्टी थे, जहां पे 243 ही पर आना था। अब आप चाह रहे हैं कि कम से कम 1 या 2 एमएलए बन जाए। आखिर ऐसा क्यों? इसमें बहुत सारी बातें, बेकार की भी बातें हो गई और कुछ पीछे जाते हैं, हिंदी और संस्कृत की बात करते हैं। देखिए, एक किताब को उसके कवर से नहीं जज करते। अगर कोई बुद्धिमान है और इंटेलिजेंट है या थोड़े भी पढ़े लिखे हैं तो उनको ये चीज समझ में आने की जरूरत। चलिए, आप 2 सेकंड के लिए मान लीजिए हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश की जो भाषाओं को लड़ाने की जो एक, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि मैं भाषाओं की बहुत इज्जत करती हूँ। ठीक है। और मुझे बहुत सारी भाषाएं आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कल्चर को, किसी भी परिवेश को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी भाषा समझनी चाहिए। अगर आप किसी से बहुत नफरत करते हैं तो उसकी भाषा सीख लीजिए और उस पर तब पॉन्डर करिए कि क्या ये वाकई में सही है कि हम इससे इतनी नफरत करें। क्योंकि भाषा आपको उस पूरे कल्चर के बारे में सिखाती है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को, दुनिया की किसी भी भाषा को अगर बेइज्जत करता है तो मुझे वो व्यक्ति सही नहीं लगता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी आविष्कार हैं, एक ह्यूमन के, इस सिविलाइजेशन के जितने भी आविष्कार, उसमें सबसे बड़ा आविष्कार भाषा का आविष्कार, चाहे वो कहीं का भी हो। हमने अपनी एक भाषा बनाई है, हमारे जो पूर्वज रहे होंगे उन्होंने अपनी भाषा बनाई। जहां तक संस्कृत का सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने।
हमारे देश में, चलिए सरकारों की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, हिंदी की भी बात, एक मिनट थोड़ा सा रोकेंगे, हिंदी की भी बात करते हैं। एक मिनट बस संस्कृत पर एक चीज बताना चाहेंगे कि मैं जहां पर हूँ और जहां से मैम है वहां पर संस्कृत से एक विश्वविद्यालय भी है, तो ये उस जगह पे हम लोग बैठकर बात करें। हाँ बोलिए। पिछले 77 वर्षों में बिहार में संस्कृत को और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए? नंबर 1। नंबर 2, आपको मालूम है, आपने संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम लिया, दरभंगा में जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, आपको मालूम है कि हमारे संस्कृत के कितनी सारी किताबें, मैन्युस्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, पांडुलिपियां आज तक ट्रांसलेट नहीं हुई है, सड़ रही हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते, ह्यूज नंबर। तो ये हालत है हमारे यहाँ संस्कृत की। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ, आचार्य उद्यन का गांव है। कितने लोग हैं बिहार में जो आचार्य उद्यन का नाम जानते हैं? मैं जानती हूँ, मैं संस्कृत भी जानती हूँ, इसीलिए मैं संस्कृत को भी उतनी इज्जत करती हूँ। और शायद संस्कृत सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, बिल्कुल, क्योंकि मैं ग्रीक भी जानती हूँ, थोड़ी बहुत लैटिन भी जानती हूँ। तो सिर्फ रिवाज से और जज कर लेना कि अरे इन्होंने अंग्रेजी नाम रखा, अंग्रेजी नाम इसलिए रखा है, इस पे भी मैं बोलूंगी, अंग्रेजी नाम इसलिए रखा है क्योंकि हमें कुएं का जो मेढक है ना, वो बनना बंद करने की जरूरत है। एक पूरा ग्लोबल सेटअप, एक ग्लोबल सेटअप है, और मैं चाहती हूँ कि मैं बिहार को उस ग्लोबल सेटअप पे लेके जाऊं। एक और भी छोटी सी बात है, क्या कांग्रेस शब्द हिंदी शब्द है? ये तो अमेरिका के संसद से लीजिए सब नहीं है हिंदी शब्द। नहीं। तो क्या उस वक्त में जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जब कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, क्या उनसे कम कोई देशभक्त है? उन्होंने तो नाम नहीं बदला कांग्रेस का। क्या महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस नाम नहीं है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम है, आईएनसी नाम है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कांग्रेस जो शब्द है या नेशनल जो शब्द है, वो तो अंग्रेजी शब्द है। और आज तक इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति, नेता, जनता कोई भी क्लेम नहीं कर सकता पिछले 77 वर्षों में कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त में जो लोग देशभक्त थे, उससे ज्यादा आज कोई देशभक्त है। कम्युनिस्ट शब्द जो है, जिसकी पार्टियां यहाँ पे हैं, क्या कम्युनिस्ट शब्द हिंदी शब्द है? नहीं है। नहीं है। नहीं। तो शब्द जो है वो हमारे देश में एक नफरत फैलाने का टूल हो गए हैं। और मुझे ये लगता है, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली ये बात कहूँ कि हमें अब बिहार में अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप शिक्षा की बातें करते हैं, सबसे दिक्कत तो ये है कि हिंदी में जो सरकारें हैं 77 वर्षों में, उन्होंने नौकरियां नहीं लाई। अगर हम किसी भाषा को सशक्त करना चाहते हैं, जैसे जर्मनी की बात करिए, वहां पे आपको अगर जर्मन आता है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। रशिया की बात करिए, रशिया में अगर आपको रशियन आता है तो रशियन में नौकरी है ना। बट ये जो हिपोक्रेसी है कि हमारे यहाँ हमने हिंदी में नौकरियां नहीं लाई। हिंदी के जो टॉपर्स हैं, चाहे वो यूपीएससी के टॉपर्स हों या उसके अतिरिक्त जिन्होंने हिंदी में, जो सरकारी स्कूलों में जिन्होंने पढ़ाई की, तो उनको तक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। हमें ऐसी नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए थी, ऐसे सशक्तिकरण करना चाहिए था भाषा को, वो तो हम नहीं कर पाए। तो ये सब तो बेफजूल की, जुमलेबाजी की ये सब बातें हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि हम नौकरी नहीं ला पाए हैं और एक ग्लोबल आउटलुक भी जरूरी है, इसलिए बच्चों को भी स्कूलों में अब अंग्रेजी की शिक्षा और पढ़ाई होनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया उनके लिए खुले। ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक से अगले टॉपिक पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा ये कहना है कि अगर किसी एक भाषा को अगर हम इज्जत दे रहे हैं, अगर हम हिंदी और संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश को इज्जत न देने की बात नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अगर वो चीजें हिंदी के साथ नहीं हुई तो हम किसी और भाषा को एक्सेप्ट कर लें, ये चीजें भी आपने इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेप्ट किया ना? किया, लेकिन उससे बदलने की जरूरत है ना। हमने हवाई जहाज बनाया, राइट ब्रदर्स वाले नाम ले गए। आप इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बदलिएगा? इलेक्ट्रिसिटी को मोबाइल यूज करते हैं ना? इलेक्ट्रिसिटी आया तो मोबाइल यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी आया तो पानी से। क्या आप मोबाइल यूज करते हैं? मोबाइल कहाँ से आया? इंटरनेट यूज करते हैं? हाँ। इंटरनेट कहाँ से आया? सब तो आया, तो सब अच्छा है, जो उधर ही से आया है ना। हाँ, तो उधर आप जो शर्ट पहने वो कहाँ से आया? हमारा कपड़ा तो नहीं है, उधर से आया। तो जो अच्छी चीजें जो आपके जीवन को बेहतर बनाए, उनको अपनाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां तक लैंग्वेज की भाषा बात है, मैं फिर से बोलूंगी, अंग्रेजी सीखना चाहिए। अगर हमने हिंदी सीख ली है, हिंदी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस है सीखना। बिल्कुल। और अंग्रेजी से सिर्फ इतना ही होगा कि आपको एक स्किल मिल जाएगा।
एक फ्रंट, एक बहुत छोटा सा ही फ्रंट, लेकिन जिसपे कि पीछे रह जाते हैं लोग, रह जाते हैं ना। अगर बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, युवा जो हमारे हैं वो बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अवसर नहीं है। अगर किसी दिन मैं वहां बैठूं और अवसर दें, तब इस पे बहस ठीक रहेगी कि अंग्रेजी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए और वहां पे किसी को इस वजह से एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया क्योंकि उसको अंग्रेजी आ रही थी और हमारे यहाँ के बच्चों को नहीं आ रही थी, तो वहां पे फिर बहुत समानता बन गई। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। जहां तक प्लूरल का सवाल है, मुझे लगता है एक ये भी कारण था अंग्रेजी नाम रखने का कि इसके बारे में चर्चा हो, ये भी एक कारण था। और ये दोनों ही फ्रंट पे था। एक तो ये जो हमने इतने देर तक अभी बात की कि क्यों अंग्रेजी आने की जरूरत है, उससे आपको एक स्किल मिलेगा, आप पूरी दुनिया को जान पाएंगे। और हमारे देश के अतिरिक्त बाकी जितने देश हैं उनकी तो मैक्सिमम चीजें अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी हो चुकी हैं, तो हम वो पढ़ भी पाएंगे। हमारे ही यहाँ की चीजें आज तक नहीं हो पाई हैं। और दूसरी ये कि इस आइडियोलॉजी को मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली कि इंडिया को अभी इस आइडियोलॉजी की जरूरत है, खास करके बिहार को इस आइडियोलॉजी की जरूरत है। और अगर मैंने कोई नाम और रख दिया रहता, जैसे हमने शुरू में सोचा था कि हम जनगण पार्टी का नाम रखेंगे, जो हम यूज भी करते हैं टैगलाइन में, तो अगर हमने जनगण रख दिया रहता तो ये बहस नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो इसलिए नाम रखा है। आतंक क्यों? आखिर यह आतंक ही नाम क्यों पड़ा? ये जो चैनल है ये आतंक समाचार क्यों है? आखिर यह आतंक शब्द आया क्यों? आया तो आया कैसे, कहां से? तो मैं सबसे पहले इसी की बात करूंगा कि आखिर यह आतंक की जरूरत क्यों पड़ी, आतंक नाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसे मैं आगे बात करूंगा और अगले थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि ये वंचक व्यापार समूह क्या है, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि वंचक व्यापार समूह में जितने भी नाम हैं सारे जो हैं वो नकारात्मक नाम हैं। उसी के आधार पर मैं यहाँ पर आतंक की बात करता हूँ। आतंक भी वंचक व्यापार समूह का एक हिस्सा है, एक अंग है, जो कि इसका पत्रकारिता विभाग है, जो कि इसका माध्यमनी यानी कि मीडिया विभाग है। आतंक नाम क्यों? क्योंकि आतंक जो है यह इसका पंच लाइन जो है वो चतुर्थ सौहार्द है। और अगर हम लोग मीडिया की बात करते हैं, अगर हम लोग पत्रकारिता की बात करते हैं, अगर हम लोग माध्यमनी की बात करते हैं, तो आज के समय में हमारा जो मीडिया है, जिसे डेमोक्रेसी में वॉच डॉग का दर्जा दिया गया था, आज वह किस तरीके से चल रहा है यह न तो आपसे अछूता है न तो मुझसे अछूता है। आज यह मीडिया जो है जिसे वफादारी के लिए बनाया गया था, आज यह चाटुकारिता कर रहा है, आज यह दलाल बन चुका है। मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ कहना चाहूंगा कि हाँ, आज जो मीडिया है वो दो धर्रे में बट चुका है। या तो मीडिया इस तरफ की दलाली करता है या तो मीडिया उस तरफ की दलाली करता है। ऐसे बहुत ही कम मीडिया हाउस हैं, बहुत ही कम इक्के दुक्के या फिर नाम मात्र के ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सही में पत्रकारिता कर रहे हैं, जो सही में फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाने के योग्य हैं। यानी कि आज जो मीडिया है या तो एक तरफ इस तरफ है या तो उस तरफ, या तो एक तरफ है या तो दूसरे तरफ है। और बहुत कम ही ऐसे मीडिया हाउस हैं जो कि सही में पत्रकारिता कर रहे हैं। तो इसी के आधार पर मैंने इसका नाम आतंक रखा, क्योंकि अगर यह आतंक मीडिया का बाकी पिलर ऑफ डेमोक्रेसी में या बाकी चीजों में नहीं होगा तो लोग जो हैं वो सही दिशा में कार्य नहीं करेंगे। न तो लेजिस्लेटिव सही दिशा में काम करेगा, ना तो जुडिशियरी सही दिशा में काम करेगा, ना तो एग्जीक्यूटिव सही दिशा में काम करेगा। क्योंकि लेजिस्लेटिव विधायिका, जुडिशियरी न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, ये पहले तीन पिलर हैं डेमोक्रेसी के, और इन्हीं को चेक करने के लिए डेमोक्रेसी ने, लोकतंत्र ने हमें मीडिया दिया था। तो यहाँ पर बात यही आती है कि हाँ, हम लोग वो आतंक पैदा करते हैं, हम लोग वो आतंकवादी हैं जो कि अगर लोग सही दिशा में कार्य न करेंगे, अगर लोग सही दिशा में नहीं जाएंगे तो हम लोग उसे डराएंगे, धमकाएंगे, अपने जिम्मेदारी से, अपने जिम्मेदार बातों से, अपने विचारों से उन्हें डराएंगे और धमकाएंगे ताकि वो सही दिशा में आए। उस नैतिक डर की उन्हें जरूरत है और वही नैतिक डर जो है वो आतंक है। और आतंक का पंचलाइन है चतुर्थ सौहार्द। चतुर्थ यानी कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी और सौहार्द यानी कि शांति। यानी कि हम लोग वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं जो शांति के लिए हमेशा प्रयासरत होते हैं। अगर शांति है तो बहुत अच्छी बात है, अगर शांति नहीं है तो उसे कैसे लाया जाए
इसके लिए भी हम लोग बाय हुक और बाय क्रुक यानी कि नैतिक आधार में रहते हुए, नैतिक परिवेश में रहते हुए, नैतिक परिदृश्य में रहते हुए हम लोग उन सारी चीजों में आतंक फैलाते हैं ताकि चीजें जो हैं वो सही दिशा में चले। तो ये है आतंक समाचार का मेन आधार, जिसके आधार पर आतंक समाचार बना, आतंक समाचार चला। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस साक्षात्कार को देखिए, फिर हम लोग थोड़ी देर बाद बातें करें। क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देनी चाहिए आधिकारिक रूप से? मातृभाषा तो है। मैं आपको इस पे थोड़ा ये पॉलिटिकल वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बट मैं फिर भी ये आपको बोलना चाहूंगी, मुझे ऐसा लगता है, और भारत की कुछ भाषाएं हैं जो कि मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ उसमें, ये मुझे लगता है कि हिंदी एक बड़ी वर्सेटाइल लैंग्वेज, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें जितनी सारी, ऐसे मैंने आपको शुरू में डिस्क्लेमर दिया कि मैं सभी भाषाओं की इज्जत करती हूँ, बट हिंदी में वो कैपेसिटी है कि वो बन सकती है। हमारे देश में जितनी भी भाषा, किसी को बनाएंगे ना, नहीं सीधा सीधा बोले, क्योंकि आप डायरेक्ट बोलती हैं बहुत सारे, मैंने आपके पॉडकास्ट देखे बोल रही थी। हाँ, हिंदी, हाँ हिंदी में वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इतनी सक्षम भाषा है कि हाँ वो हो सकती है। लेकिन अब इसमें इस पे भी चर्चा करने की जरूरत है कि एक जो साउथ और नॉर्थ में जो हिंदी को लेकर जो प्रॉब्लम है, उसमें एकोमोडेटिव होने की भी जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उनके लिए, जैसे तमिलनाडु में अभी इस बात को लेकर काफी प्रॉब्लम हो रही है कि हम ये रूल बनाना चाहते हैं कि आप वहां पे 3 भाषा सिखाइए, तो हमें भी यूपी और बिहार में इस रूल को लाने की जरूरत है कि हम भी 3 भाषा सीखते हैं और आप भी 3 भाषा। 3 भाषा में अंग्रेजी तो इंग्लिश तो रहता है, लेकिन 3 भाषा में हिंदी नहीं रहता। हमारे यहाँ अंग्रेजी भी नहीं रहता। तमिलनाडु में तो कम से कम वो अंग्रेजी सीख रहे हैं, तमिल सीख रहे हैं, और तब हम कह रहे हैं कि आप हिंदी भी सीखें। हिंदी सीखे, हम तो हिंदी सीख रहे हैं, अंग्रेजी भी हटा दी गई है स्कूलों से, और तमिल सीखना तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे लगता है कि इन बातों पे बेस्ट ये रहेगा कि हम एक मिड पॉइंट पे आए, और बिल्कुल मुझे लगता है कि हिंदी में वो वर्सेटैलिटी है कि हिंदी बन सकती है, लेकिन हम भी थोड़ा बहुत साउथ की भाषाएं सीखें। कहते हैं ना कि इच्छा हो तो हर कुछ संभव है, इच्छा हो तो कुछ भी किया जा सकता है। और मैंने जितना देर पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ बिताया और उनसे बातें की, उनका साक्षात्कार किया, उससे यही लगा कि हाँ, अगर इच्छा हो तो कुछ भी किया जा सकता है। वो चाहती हैं कि वो इस राजनीतिक परिवेश में, इस राजनीतिक परिदृश्य में अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप को एक नया आधार दें, अपने आप को एक नई दिशा दें, और साथ ही साथ जनता को एक सही उनका वर्तमान और सही भविष्य दे सकें। क्योंकि उन्हें लगता है कि बिहार की जनता को अभी तक वो सारी चीजें नहीं मिली है सही तरीके से, जिसके लिए वो, जो उनको चाहिए, जिसके लिए वो लायक हैं। यानी कि वो बिहार को बदलना चाहती हैं अपने स्तर पर और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं। हालांकि अगर मैं इनके पृष्ठभूमि की बात करूं, इनके पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करूं, फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं, तो इनके दादा से लेकर इनके पिता और इनके बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो राजनीति में रहे हैं, और ये राजनीति, अब सीधा सीधा कहें तो ये एक राजनीतिक परिवार यानी कि पॉलिटिकल फैमिली से जुड़ी हुई हैं। इनके लिए, हालांकि ये इंटरव्यू में भी कह चुकी हैं, जो आप सुनेंगे, साक्षात्कार में भी कह चुकी हैं कि मेरे लिए राजनीति में नए तरीके से आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ बना बनाया था, मैं सीधा विधायक बनती और आगे बढ़ती। बिल्कुल इनके लिए सारी चीजें थी, कोई दिक्कत नहीं था, ना तो फाइनेंशियल रूप से इन्हें दिक्कत था, ना तो मेंटल रूप से इन्हें दिक्कत था, किसी तरीके से मानसिक आर्थिक किसी तरीके से इन्हें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ये एक नए तरीके से राजनीति करना चाहती थी, जिसके आधार पर इन्होंने आज से 5 साल पहले अपने पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च किया। तो मैं समझता हूं कि हाँ, ये वो चाहती हैं कि एक करेज, एक साहस दिखाया जाए, एक वो चीज आइस को ब्रेक किया जाए जो कि चीजें बिहार में या फिर राजनीति में है, और राजनीति में इसे तोड़ने की जरूरत है। अपने आप को या फिर किसी भी इंसान को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, या फिर कहें तो इनकी जो इच्छा है कि हाँ, बिहार को बदला जाए, अपने आप को आगे बढ़ाया जाए, बिहार को एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर वर्तमान दिया जाए। इन सारे चीजों के लिए ये चाहती हैं
कि मैं राजनीति में आऊं और मुझे इनसे बात करके इनका क्लैरिटी ऑफ थॉट या फिर और भी बहुत सारी चीजें जो इनके विचार थे उससे ऐसा लगा कि हाँ, ये एक ऐसी व्यक्ति हैं, एक ऐसी महिला हैं जो कि राजनीति के लिए उपयुक्त हो सकती हैं, राजनीति के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती हैं, आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती हैं। अभी हालांकि यह कहना बहुत प्रारंभिक होगा, इन्हें अभी बहुत सारे चीजों से गुजरना होगा, बहुत सारे विचारों से गुजरना होगा, बहुत सारी चीजों में अपने आप को परिपक्व बनाना होगा। तो ये सारी बातें हैं, और भी बातें करेंगे, पहले आप ये साक्षात्कार को आगे देखें। अब राजनीति पे आते हैं, डायरेक्ट बिहार की राजनीति पे आते हैं। मैंने आपको सुना है कहीं पर आप इस चुनाव में एडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, उसे मैं राजनीति में मौका परस्ती समझता हूँ। जो आप पिछली बार कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, इस बार आप विधायक बनना चाह रही हैं कि कैसे भी ऑन द टेबल बिहार आए या ना आए, पुष्पम प्रिया चौधरी आ जाए। क्या है आपका बिहार का प्लान? देखिए, 2020 में जब मैं आई तो पहले दिन काफी पॉजिटिव भी था, सब कुछ बहुत पॉजिटिव था और बहुत नेगेटिव भी था सब कुछ। तो वो होता है कि कभी भी 100% लोग आपको पसंद नहीं करते, कुछ आपके फेवर में होते, कुछ आपके फेवर में नहीं होते। और कोविड भी आ गया जिसकी वजह से कोई वक्त ही नहीं मिला। कोविड तो पहले आया था, नहीं, हमारे आने के बाद, हमारे आने के 2 हफ्ते के बाद कोविड आ गया, फिर लॉकडाउन लग गया और हमें लगा कि शायद चुनाव नहीं होंगे, लेकिन चुनाव हो गया और 2 हफ्ते बचे। और 13 अक्टूबर को जबकि पहले चरण का चुनाव बीत चुका था, तब हमारी पार्टी को रजिस्टर किया गया। हमारे 100 लोगों के नामांकन को खारिज कर दिया गया, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। और 2 हफ्ते में हमने जो भी परफॉर्म किया, हमें मालूम था कि हम हारेंगे, लेकिन हमने कमिटमेंट किया था उसी की जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, एडेप्टेबिलिटी जो आप कह रहे थे, वो एक कमिटमेंट था। हमने लोगों को वादा किया था कि हम करेंगे, तो वो हमने किया। उसके बाद फिर बहुत वो हुआ, गिर गए, तो अब हो गई एक वो शुरू कि हाँ हार गए। हारना ही था, 2 हफ्ते में हारना ही था। 5 साल में, पिछला जो 5 साल और बीत गया है, और 5 साल में हमने बहुत समस्याओं का हम पाट रहे हैं। जो जनता ने समस्याएं झेली हैं, उन समस्याओं को हमने बहुत करीबी से झेला है। हमने भी उनके साथ खड़े होके, और आप कह सकते हैं कि अपनी तरफ से जो छोटी सी कोशिश की जा सकती है वो कोशिश की है। और हमने ये रियलाइज किया पिछले 5 साल में कि हम कुछ नहीं कर सकते। और क्यों, वो हम आपको बताते हैं। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बात आप समझेंगे। 2021 में हमारी पार्टी के एक प्रत्याशी थे, उनकी 14 साल की बेटी को उनकी लाश मिली। 14 साल, ये मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग इसके बारे में सोचे। वो बच्ची स्कूल जा रही थी पढ़ने के लिए और उनकी लाश मिली, उनकी लाइफ वहां पे खत्म हो गई। क्या हम इस पे कुछ कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। हम सिर्फ यही वंडर करते रह गए कि फॉर नो रीजन, मतलब कोई कारण ही नहीं था। और जिन लोगों के हाथों ये चीज हुआ वो भी बच्चे थे। तो उस दिन सिर्फ एक लाइफ, एक फैमिली बर्बाद नहीं हुई। उनकी भी कोई गलती नहीं थी, आपने उनको शिक्षा ही नहीं दी। आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है जो बिल्कुल नीचे तक पेनिट्रेट कर गया है, लेकिन उसके साथ जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा नहीं। समाज में भी तो शिक्षा की जरूरत है, वो नहीं। तो उस दिन भी बहुत सारे जीवन ऐसे फॉर नो रीजन बर्बाद हो गए और मैं उसमें कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद उसी साल 5 साल की एक छोटी सी बच्ची को मुजफ्फरपुर से उठा लिया गया, क्योंकि मुजफ्फरपुर में ट्रैफिकिंग का एक धंधा चलता है। किसी कहीं कोई खबर नहीं आती, किसी अखबार में छपती नहीं है ये बातें, बट ये चलता है। और जो गरीब फैमिली के बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनको उठा लिया जाता है। 5 साल की बच्ची और उनकी माँ, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी क्या हालत होगी। मैं कुछ कर पाई? मैं कुछ नहीं कर पाई। मैक्सिमम सिर्फ इतना ही कर पाए हैं आज तक कि हमने सरकार पे दबाव बनाया है, ठीक है, और सरकार ने उस पर एक्शन लिया है, उसको सीबीआई को सौंपा गया। हमने, और मात्र हमने, इस राज्य में एकमात्र पार्टी ने इतना हंगामा किया कि उसको बाद में सीबीआई को सौंपा गया। लेकिन ये सब से इतना ही राजनीति है बिहार में। अगर आपने इतना कर लिया मतलब आपने राजनीति कर ली। लेकिन हमारे लिए राजनीति सिर्फ ये नहीं है, हमारे लिए राजनीति प्रिवेंशन है। हमें ये लगता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और हमने कई सारे ऐसे मौके आए जहां पे हमने इतनी छोटी, सांप के काटने से लोगों की मौत देखी है। कितने लोगों की आप इमेजिन नहीं कर सकते।
21st सेंचुरी में सांप के काटने की वजह से, क्योंकि एंटी वेनम नहीं था। तो हमने इतनी समस्याएं देखी हैं पिछले 5 वर्षों में। इस वजह से हमें ये चीज का रियलाइजेशन हुआ है, हमारे पास भी तो अभी हम युवा हैं, हमारे पास अभी सामर्थ्य है, हम अपना सब कुछ यहाँ पे छोड़ के आए हैं, और हमें लगता है कि हर एक दिन जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं वो एक दिन बर्बाद हो रहा है। तो इसीलिए हमने वो एडेप्टेबिलिटी की बात, ठीक है। अगर इसको कोई भी व्यक्ति सत्ता परस्ती से जोड़ रहा है तो वो मूर्खता है, क्योंकि अगर ये मात्र सत्ता परस्ती होती तो एक तो पार्टी है ना जिसको कांटेक्ट किया जा सकता था। फिर तो आपके कांटेक्ट में है किसी न किसी पार्टी से? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए, आपने अभी जो कहा उसमें आपने कहा कि बिहार से ज्यादा लगता है कि आप विधायक, हम नहीं, हम तो मुख्यमंत्री ही बनना चाहते हैं। ऑनेस्ट, हम तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि हमने भी जितनी सारी समस्याओं की बात की उसके लिए खास किस्म का पावर चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे लोगों को लगता है, क्योंकि लोगों ने सिर्फ अब्यूज ऑफ पावर देखा है, लोगों ने देखा है विधायकों को अपनी गाड़ी पे बड़ा सा बोर्ड लगा के चलते हुए, और उनके सामने जो एस्कॉर्ट जाता है उनको ऐसे करके हटाते हुए। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम सामने वाले को कुछ दे रहे हैं, वोट करके एक कुर्सी देके हम उसको कुछ दे रहे हैं, क्योंकि लोगों ने मान लिया कि करेगा तो कुछ भी नहीं है, तो हम इसको कुछ दे रहे हैं। मैं ये लोगों को समझाना चाहती हूं कि वो एक बहुत टॉर्चरस पोजीशन होता है, मुख्यमंत्री का पोजीशन या विधायक का पोजीशन एक बहुत ही टॉर्चरस पोजीशन होता है, क्योंकि पूरे राज्य की अकाउंटेबिलिटी, हर एक मौत की, हर एक चोरी की, हर एक मर्डर की, हर एक रेप की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति के पास आती है जो उस कुर्सी पे बैठता है। तो बनना तो हम चाहते ही हैं, हम वो अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमारे राज्य में कुछ भी खराब हो, एक तो हो नहीं, उसके लिए वैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जो सिर्फ उसी कुर्सी पे जाके बनानी पड़ेगी। लेकिन मात्र हम नहीं है ना स्टेक होल्डर, एक स्टेक होल्डर तो जनता भी है। बनना चाहते हैं, वैसे तो बहुत लोग बनना चाहते हैं, लेकिन वो जो प्रोसेस है, उतने विधायक होने चाहिए, वो सारी चीजें भी तो होनी चाहिए। तो बनना तो आप पिछले बार भी चाहते थे, लेकिन वही करें कि इस बार आपका क्या रोड मैप है कि आखिर आप एज अ मतलब विधानसभा आप कैसे एंट्री करना चाहेंगे? आपने खुद ही कह दिया प्रोसेस। तो राजनीति जो है ना वो सिनेमा नहीं, बिल्कुल एंटरटेनमेंट नहीं, या आईपीएल मैच नहीं। लगता है उससे ज्यादा खराब है। खराब तो है ही, बना दिया गया है, लेकिन कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, या कोई नौटंकी जो होता है ना गाँव में, वो नौटंकी नहीं है कि एक तो फलाना तारीख है उस दिन नौटंकी होगा, एक कोई डेट चुन लीजिए, एक अगले महीने की 1 तारीख को नौटंकी होगा, उसमें जो सबसे अच्छी नौटंकी करेगा उसको प्राइज मिल जाएगी। ये नहीं है, प्रोसेस है। एक दिन आप आए, उस दिन आपने शुरुआत की, आपने अच्छे साफ सुथरे छवि वाले लोगों को आपने कैंडिडेट बनाया, जिन पे कोई भी आरोप नहीं थे, मर्डर के चार्ज नहीं थे, रेप के चार्ज नहीं थे, ऐसे लोगों को बनाया, आप हारे। उस दिन से वो प्रोसेस सिर्फ शुरू हुआ है और वो चलता जाएगा। और ये जो भी व्यक्ति सेल्फ मेड है, राजनीति में जो भी व्यक्ति सेल्फ मेड है, वो इसी प्रोसेस से गुजरता है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो लालू यादव जी हो। तो ये प्रोसेस जरूरी है। तो हमने ऐसा नहीं है कि हम आप जो कह रहे हैं ना शॉर्टकट लेना चाहते, नहीं, हम उसी प्रोसेस की तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं। 2021, 21, 22, 23, 24 में कहाँ थे आप? 21 में भी यही थे। अभी जो मैंने आपको ये कहानियां बताई हैं, ये कहानी तो नहीं है, ये रियलिटी है। जनता के बीच में नहीं थे। कौन है जनता? वो क्या ये जिन्होंने अपनी बेटी खो दी वो जनता नहीं है? क्या वो जिनको सांप काट लिया गया वो जनता नहीं है? ये किसने ये भाषाएं सिखाई हैं? जनता का मतलब है कि जो आपको फिर मतदान कहाँ, ये मतदान नहीं करते। अब 1-2 मतदान तो करने से विधायक नहीं बन जाते ना। ये 1-2 मतदान नहीं है, ये अलग अलग जिलाओं में घटी हुई घटनाएं हैं। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप लगभग वही सुने हैं कि आप लगभग विलुप्त से दिखते हैं। किससे सुने हैं? ट्रोल भाषा से। नहीं, ट्रोल भाषा की तो हम बात ही नहीं करते। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये सब किसी पत्रकार के द्वारा लाया गया शब्द है, तो वो सारी बातें मैं नहीं कर रहा। सब उन्हीं के द्वारा लाया गया शब्द। नहीं, मैंने देखा भी नहीं ना आपको। कहाँ देखा? क्या आपने नीतीश कुमार को पिछले 5 वर्षों में देखा है? नीतीश कुमार की पार्टी को देखा है कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो है, उसमें ये लोग हैं। पार्टी विधानसभा में है, विधानसभा में लोग मिलते हैं। कौन सड़क पे है? कौन
सड़क पे उनके कार्यकर्ता सड़क पर हैं, कौन उनके से लोग सड़क पे? यहाँ जहां पे वो सांप काटा गया वहां पे क्यों नहीं थे? वहां पे क्यों सांप को काट सांप ने कैसे काटा है 21वीं शताब्दी में? हॉस्पिटल जाके कभी देखे हैं कि हॉस्पिटल की क्या हालत है? अरे वहां पे पटना में बैठे रहने से तो वो दुनिया की जनता, हम जनता के बीच में है। हाँ, लेकिन 14 करोड़ जनसंख्या है, हम सबसे ज्यादा हम नहीं मिल सकते। जहां पे समस्याएं होती हैं वहां पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमने कहा ना, नौटंकी करना राजनीति नहीं होती। ठीक है, मतलब आपने काम किया है ये 4 साल में हमने जहां समस्याएं हुई हैं, जहां कोई नहीं गया है, आप लोग समाज की बातें करते हैं, मतलब आप नहीं, ये लोग। और सारी राजनीति जो है वो जाति पे करना चाहते हैं ना। ये सब मसीहा है, जातियों के मसीहा है। वो जो 5 साल की बच्ची को जो उठा लिया गया, वो पासवान समाज की बच्ची थी। एक भी पार्टी नहीं गई वहां पे, नॉट अ सिंगल पार्टी। सिर्फ एक व्यक्ति जिसने इस बात को उठाया और लगातार उठाते रहा। जाके देख लीजिए, सोशल मीडिया है ना, थैंक गॉड फॉर सोशल मीडिया। वहां पे जाके देखिए कितने महीने तक हमने इस बात को उठाया, क्योंकि हमारे पास और कोई मीडिया ही नहीं है। मीडिया के लोगों ने, और जो भी इनके दलाल जो लोग हैं खास करके, उन्होंने ये बात फैला दी है कि हम नहीं है। अरे हम नहीं है तो वो कौन है जिनकी बच्ची को उठा लिया गया? क्या वो नहीं है? क्या वो मार्स पे रहती है या जुपिटर पे रहती है? वो तो यही रहती है ना। ये सारी समस्याएं तो यही है। वो बाढ़ जो है वो तो मिथिला में ही आता है ना, कि नहीं आता है? ठीक है, मतलब आपका कहना है कि आप पोस्टर करने की, पोस्टर लगाने की राजनीति नहीं होती। और जनता को स्मार्ट बनने की जरूरत है। सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि लोग नहीं पहुंचते। सभी लोग जानते हैं कि आज अगर कोई भी आपदा आ जाए तो कोई नजर नहीं आएगा। कोविड में कोई नजर आ रहा था, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से, जितना कुछ कर सकते वो करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी हमारे पास वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन नहीं है जहां पे अभी हम उस तरीके की डिसीजन मेकिंग ले सके। उसी के लिए सदन होता है, जिसमें जाके ये लोग सदन का एक सीट मिसयूज करते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में क्या है? क्योंकि कहीं तो सुने हैं कि कौन प्रशांत किशोर, तो कहीं तो सुने हैं कि पिछले 10 साल से वो कहाँ पे थे, कभी भाजपा के साथ थे, कभी कांग्रेस के साथ थे। तो दोनों अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट करता है आपकी बातें। नहीं, आपने उसको ठीक से नहीं सुना। जहां पे मैंने कौन प्रशांत किशोर कहा था, वो तो उन्होंने वो शुरू में लगाया था, उसके अंदर में मैंने काफी चीजें उनके बारे में कही थी। अच्छा, ठीक है। और वो कौन प्रशांत किशोर इसीलिए कहा था, उसका एक कारण था, वो भी उसमें है। आपने तो खुद ही बोल दिया। नहीं, तो प्रशांत किशोर के बारे में आपका क्या राय है कि वो आपके बाद है? और वो राय होनी क्यों जरूरी? मतलब कौन है प्रशांत किशोर? मेरा यही कहना है कि आप नहीं, कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर जन स्वराज के संस्थापक। क्या है जन स्वराज? जन स्वराज एक पॉलिटिकल पार्टी है जो 2 अक्टूबर को रजिस्टर हुई थी। आप मुझसे ये क्यों नहीं पूछते कि मुकेश सहनी जी के बारे में मेरी क्या राय है? बात करेंगे, मुकेश सहनी की भी बात करेंगे। तो प्रशांत किशोर जी के बारे में राय होना है। प्रशांत किशोर की बात इसलिए आती है क्योंकि आप कहते हैं कि आपके बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी आई है सब आपसे प्रभावित होकर आई है। आपको नहीं लगता ऐसा? मुझे नहीं लगता। क्यों? 2000 तो वो 8 मार्च 2020 से पहले फरवरी में ही कैसे बोले कि मेरा तो कास्ट इक्वेशन नहीं? वो सारी चीजें तो जातिगत आधार पर भाजपा भी कहती थी कि पहले हम मुझे जातिगत जनगणना नहीं करनी। ये पूछा गया कि आप राजनीति करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरवरी में, हम 8 मार्च को आए, तो उन्होंने कहा कि हम कैसे राजनीति कर सकते हैं, हम कैसे पार्टी बना सकते हैं, हमारा तो कास्ट इक्वेशन नहीं। इसके बाद तो हम आए, इसको भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे आप? नहीं एक्सेप्ट, हम बिहार में आए थे ना, एक्सेप्टेबल है ना, बिहार ही है ना, बिहार तो नहीं है। ठीक है, तो हम बिहार में आए। उसके बाद हमने जिस तरीके, उनका जो मैनिफेस्टो है 5 जो उनका चीज है, वो हमारे 8 चीजों का डायरेक्ट कॉपी है। तो हम ये नहीं कहे। देखिए, ये एक मानसिकता है, हम आपको बताते हैं, और ये बहुत पुरानी सती प्रथा के समय से चली आ रही, और बहुत सारे लोग इसको समझेंगे। जब कोई भी आइडिया या कोई भी नई चीज कोई महिला करती है तो लोग शांत होकर बस देखते हैं। और जब वही सारी चीजें सेम डिट्टो सेम टू से, मतलब शब्द से ट्वीट भी लिखा जा रहा है, जाके देख लीजिए। आप फैक्ट्स की बातें कर रहे हैं ना, जाके देख लीजिए। तो जब कोई पुरुष आके वो सारी चीजें कहे तो उसके लिए चीयर लीडिंग करते हैं। तो ये सब बहुत पुरानी चीजें हैं। हमें लगता है कि और भी बहुत लोग हैं राजनीति में, कुछ खास लोग आके और बार बार उनके बारे में हमसे पूछते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, जो काफी वक्त से राजनीति में है, युवा लोग, और हम उनके प्रकार की राजनीति को पसंद नहीं करते। महागठबंधन में जाएंगे या फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में? दोनों में से किसी के पास अभी बिहार को लेकर कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है।
और उसी तरह की घिसी पिटी राजनीति करने वाले इंसानों में से हम नहीं हैं। अगर बिहार को वो प्लान बना के लाएंगे जो हमें नहीं नजर आ रहा है, आप बताइए, आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? हमें तो नजर नहीं आ रहा। दे आर स्टिल नॉन सीरियस। आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्योंकि आपके एम तो हैं जो आपके दिखते हैं, आपके भाषणों से समझ में आते हैं, लेकिन आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, वो प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि आप कैसे कैसे अगले 5 वर्षों में बिहार को बदलेंगे? शिक्षा के स्तर पर कैसे बदलेंगे? अलग अलग चीजों, फिल्म के स्तर पर, खेल के स्तर पर कैसे कैसे बदलेंगे? इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, तभी बदलाव होगा। और आप हमने देखिए, हम कोई एलियन नहीं, हम ये बात अपने बारे में बताएंगे एक बार फिर से कि यहीं बड़े हुए हैं, बिहार में बड़े हुए हैं। ठीक है, आज सूट पहन रहे हैं, लेकिन हम यहीं बड़े हुए हैं, यहीं स्कूल में पढ़े हैं और नौकरी भी बिहार में की है। 4 साल हमने बिहार में काम भी किया है, तो हम बिहार को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये जानते हैं कि सिस्टम चौपट हो चुका है। इसी वजह से बिहार आए। सिस्टम बने, इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे ताकि ऊपर ही देखिए, हम ये बात आपको कहेंगे बहुत स्पष्ट रूप से, और ये एक हमारे अंदर एक बिहारी ट्रेट है जिसको अपने अंदर से निकालने की जरूरत। हमें बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप आई, आप खुद से आई, अकेले आई, अपने आप को लॉन्च कर दिया। अरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मतलब ये तो आपको पता है डेमोक्रेसी है, ऐसे कैसे आप सीधे बन जाइएगा, है ना? आप ऐसे अपने आप को मुख्यमंत्री बोल दी। घर सब वही रहे, घर तो सब वही रहे, सभी बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री। और 2020 के बाद तो आप देखिए इतने सारे मुख्यमंत्री कॉन्टेंडर हो गए ना, कॉन्टेंडर। लेकिन सब, एक चीज होती है सच्चाई, हमने सच्चे तरीके से कर दिया, और एक चीज होती है ठगी। आप अपनी कितनी भी अच्छी शक्ल बना ले, लेकिन ये जो कि आप कर रहे हैं, जो करने की आप कोशिश कर रहे हैं, कि आप करने की वही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप में इतनी भी कुव्वत नहीं है और इतना भी आप में ऑनेस्टी नहीं है कि आप उसको कबूल है। एंड नाउ इट्स टू लेट। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो मूर्ति पूजा की वजह से आती है। हम लोगों को इंसान को पूजा करना पसंद है, मूर्ति पूजा की बात है। इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे जिसमें कि अगर वो मूर्ति हट भी जाए, मतलब कि आइडल जो भी आपका हीरो वर्शिप कर रहे हैं वो अगर हट भी जाए तो वो भी चलते रहे राज्य, जो आज नहीं होता है। आपने पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में भी जान लिया, आपने आतंक के बारे में भी जान लिया। अब मैं बात करूंगा अपना। मेरा जहां तक बात आता है, मैं 2002 में मैट्रिक किया, उसके बाद अपने स्नातक तक की पढ़ाई यानी कि अपना बीबीए अपने गृह जिला मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार राज्य से किया। उसके बाद मैं अपने स्नातकोत्तर यानी कि एमबीए के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर गया। वहां पर मैंने एमबीए किया और एमबीए करने के बाद मैंने जयपुर के एक विश्वविद्यालय से पीएचडी की शुरुआत की और वहां से मैं पीएचडी में इनरोल हुआ। जहां तक मेरे कार्य अनुभव की बात आती है, मैं वर्ष 2012 से कार्य कर रहा हूं और बेसिकली मुख्यतः मैं शिक्षण कार्य कर रहा हूं। मेरी शुरुआती कार्य जो है वो सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हुई और मैं अभी तक अगर बात करूं 2012 से तो 13 वर्षों का शिक्षण अनुभव लेकर चल रहा हूं। और मैं वंचक व्यापार समूह यानी कि आतंक समाचार जिसका हिस्सा है, मैं उसका संस्थापक हूं। मैं बात करूंगा वंचक व्यापार समूह का, लेकिन उससे पहले आप यह साक्षात्कार को आगे देखें। अगर हम मूर्ति पूजा की बात करें, मैंने आपके फेसबुक को फॉलो किया, बहुत सारे पूजा पाठ के फोटो लगे हुए हैं, ठीक है। आप कहती हैं कि मैं जाति आधारित बातें नहीं करती हूं, लेकिन मैं धर्म के खिलाफ नहीं, ठीक है। तो अब बात आती है कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए और क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? इसमें बहुत सारी चीजें आपने बोल दी कि हाँ, आपने मेरे बहुत सारे पूजा करते हुए फोटो देखे हैं। इसका कारण है कि मैंने आपको बोला ना, सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। मेरी एक कहानी, मैं रिलीजियस हूँ, इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं, जो व्यक्ति वाकई में रिलीजियस होता है ना, वो किसी धर्म से नफरत नहीं कर सकता। उसका मैं आपको कारण बताती हूँ। मैं एक खास भगवान की पूजा करने वाले परिवार में पैदा हुई, ठीक है। आप एक खास भगवान की पूजा करने वाले परिवार में, जैसे हम जाति में पैदा हुए, हाँ, लेकिन आज हमारे पास इंडिपेंडेंस है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब आपकी थिंकिंग इतनी विकसित हो जाए तो आप धर्म अपना चूज कर सकते हो। लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं, धर्म चूज किया जाता है, बहुत सारे लोग करते हैं, वो तो फिर चेंज होता है, उसको परिवर्तन फिर कह सकते हैं। बहुत, हाँ, धर्म परिवर्तन करते हैं लोग, और जो सभी धर्मों के बारे में जान लिए, हमें भी उनको अपना धर्म अच्छा नहीं लगा तो करते हैं परिवर्तन।
हमने एक बहुत अरसे तक, आप कह सकते हैं जब तक हम दरभंगा में स्कूली शिक्षा ली, तब तक हमारा एक ऐसे परिवार में बड़े हुए जिसमें हम देखते रहे कि लोग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उसकी वजह से हम रिलीजियस नहीं हैं। ऐसा नहीं था कि हम उनको देखते रहे पूजा करते हुए और हम रिलीजियस हो गए। हमारे बारे में आपको एक बात नहीं मालूम होगी, या शायद मालूम भी होगी, कि हमने एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की है, हमने एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई की है जो दरभंगा में ही है। तो वहां पे हम हर दिन जीसस क्राइस्ट की पूजा करते थे। वो करिकुलम का ही पार्ट होता है कि आप सवेरे में जब वो लाइन में लग के प्रेयर्स करते हैं तो आप वो गाने गाते हैं जिसमें जीसस क्राइस्ट का भी नाम होता है। एटलीस्ट हम उनको देखते थे हर दिन, क्योंकि एक बार आके क्रूसी टेक्स्ट लगा था तो हम उनको जान रहे थे। हम एलियन नहीं थे हमारे लिए जीसस क्राइस्ट। हमारे जो दोस्त हैं अभी भी हैं और उस वक्त में भी थे, वो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी रहे हैं। तो हम सभी धर्मों से एक्सपोज। एक धर्म को सम्मान देना दूसरे धर्म को तिरस्कार करना नहीं होता है, नहीं होता। लेकिन दुनिया में 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं आधिकारिक रूप से, उतनी ही ईसाई देश हैं। यहूदी का भी इजराइल है, म्यांमार भी बौद्ध का है, और भी बहुत सारे शिया सुन्नी के ईरान और सऊदी अरब हैं। तो क्या भारत वो आज मंदिर का घंटा बनकर रह गया है कि जो भी आता है धर्म के नाम पर सुनाकर चला जाता है? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बननी चाहिए जब ये सारे आंकड़े पूरे दुनिया से आते हैं? तो ये चीजें इतनी सिंपल नहीं है। आपका राय क्या है? मैं अपनी ही राय आपको बता रही हूँ। उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि ये चीजें इतनी सिंपल नहीं है। इन चीजों पे हमारा एक इतिहास भी रहा है। जब हम आजाद हुए थे उससे भी एक भयानक इतिहास था, जब ये डिसाइड किया गया कि भारत को क्या बनना चाहिए। और मेरा ओपिनियन है कि उस दिन जो डिसीजन हुआ कि भारत को ये बनना चाहिए, जो कि हमारा स्ट्रेंथ है, वो हमारा वीकनेस नहीं है। भारत का स्ट्रेंथ अगर वो है जो आप कह रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, तो पहलगाम, केरल, मुर्शिदाबाद, बिहार, ये सारी चीजें कैसे हो जाती है? ये कोई टेररिज्म है ना, तो वो भारत की स्ट्रेंथ से ही तो टूटती है आपको ना। ऐसा वाकई में लगता है कि हिंदू राष्ट्र बना देने के बाद से टेररिज्म खत्म हो नहीं, जाएगा? मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेंथ पर आ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि भारत जो है सारे धर्मों को मिलाकर चलने की स्ट्रेंथ अच्छा, आप लेकर मुझे एक चलता है। बात बताइए, अभी दंगा अगर कहीं हो जाए, ठीक है, और उसमें कोई भी हिंदू है वो किसी को काट दें, ठीक, थोड़ा सा दिल को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है सुनने से पहले, बट उनके वूम को काट के जो प्रेग्नेंट महिला है और उनके बच्चे निकाल दें, तो क्या वो और आप सेम हैं? आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसे ही जो दूसरे धर्म को मानने वाले भी लोग हैं, उसमें कुछ लोग टेररिस्ट होते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं। कुछ लोग वैसे ही अमन और शांति से रहना चाहते हैं जैसे आप रहना चाहते हैं, जैसे मैं रहना चाहती हूँ। उनका कोई लेना देना नहीं होता इन चीजों से। तो ये जो आपने एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया, हाँ वो प्रॉब्लम है। और ये हम तो अभी भी आपसे कह रहे हैं कि इस तरीके की चीजों पे कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। टेररिज्म का जो भी एक्ट है उस पर एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, जैसे इंदिरा गांधी जी ने लिया था। आई बिलोंग टू दैट सब्सक्रिप्शन, मैं इस तरीके से सोचती हूँ। लेकिन आप उसको अपने देश में लाके मुझे कहोगे अगर ये चीज, तो ये इट्स नॉट दैट सिंपल जैसा कि आपको लग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर आपका क्या विचार है? हुआ तो सही था या नहीं था, और रुक गया तो सही है कि नहीं? हुआ तो सही था, और मुझे लगता है मैंने आपको अभी भी कहा कि इन चीजों पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग एक्शन इसलिए लेने की जरूरत है कि ऐसा तो नहीं कि पहली बार हुआ था, ये चीजें तो होती रहती हैं। और मैंने आपको कहा ना, प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। हो जाए और उस पर एक्शन लेना, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये हुआ कैसे। और वही आपके यूनिटी के अगर कारण। स्कोप है कि ये हो रहा है, चलिए अगर हो गया, तो आपको ये भी तो करने की जरूरत है कि फ्यूचर में कभी नहीं हो। उसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने की जरूरत है, जैसा कभी इंदिरा गांधी जी लिया करती थी। तो मतलब ये जो सीज फायर हुआ वो गलत था? अब इस पे क्या डिप्लोमेटिक बात हुआ वो जो आप भी नहीं आपने जानते। खुद डिप्लोमेटिक बातें कही। नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रही। देखिए, एक देश जो अमेरिका है, दूसरा देश जो भारत है, उनके क्लोज डोर्स में क्या बातें होते हैं मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि हमें और आपको नहीं मालूम पड़ेगा। वी डोंट नो व्हाट हैपेंड, ये उन्हीं को मालूम होगा। हम अमेरिका से नहीं चलेंगे ना, बिल्कुल, हम तो भारत से चलेंगे। हाँ, तो सीज फायर सही है या गलत? मैंने आपको अभी बार बार कहा, मैं इसमें ये मानती हूँ कि इंदिरा गांधी जी ने जो स्टैंड लिया था सही था। वो स्टैंड लेने की बांग्लादेश जरूरत वाला। है। ठीक अगर है। कोई दूसरा देश हमारे देश के निर्णय ले रहा है तो उसमें भी वो स्टैंड लेने की जरूरत है। मतलब इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। सीधा सीधा कहें, कोई लाग लपेट ना करे तो सीज फायर जो है वो नहीं होना चाहिए था आपके नजर मुझे लगता है कि अगेन मुझे नहीं पता क्लोज डोर्स के पीछे क्या हुआ, लेकिन हाँ अगर मैं रहती
तो चीजें ऐसे नहीं रोल करती। मतलब आप इंदिरा गांधी बनती, अब बलूचिस्तान अलग होता। मैं अब इंदिरा गांधी जी नहीं बनती। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को वही व्यक्ति बनना चाहिए, कोई और नहीं बनना चाहिए, और मुझ में उनमें कुछ मिलता भी नहीं है। मैं कभी इमरजेंसी लागू नहीं करती। ठीक है, इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार भी किया था, बहुत सारी चीजें की थी। आपने जिस परिवेश में परिपक्ष में बोला था बांग्लादेश वाले, उसके लिए ही बात कर रहे थे। जी मैंने आज जिस दिन मैं यह चलचित्र बना रहा हूं, आज एक बहुत पवित्र दिन है। आज 23 मई है, 23 मई 2025 है। आज से ठीक 10 वर्ष पूर्व यानी कि 23 मई 2015 को वंचक व्यापार समूह स्थापित हुआ था। वंचक व्यापार समूह की स्थापना भारत के राजस्थान के जयपुर में हुआ था। यह वर्ष 2015 को स्थापित हुआ और अभी यह 10 वर्षों का हो चुका है। अब बात करते हैं कि यह वंचक व्यापार समूह है क्या, यह वंचक है क्या। तो वंचक अपने शुरुआती दिनों में यानी कि जब यह स्थापित हुआ था तो यह फर्जी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में फर्जी को मैंने वंचक कर दिया, फर्जी का नाम वंचक हो गया। अब ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये एक दूसरी बात हो जाएगी जिस पर लंबा सा वीडियो बन जाएगा, जिस पर मैं अलग वीडियो में बात कर लूंगा। अभी बात करता हूं कि यह वंचक बनी क्यों और यह वंचक का मतलब क्या है। तो जहां तक बात करते हैं वंचक की, वंचक व्यापार समूह की, तो मैंने इसकी स्थापना इस आधार पर की थी कि एक ऐसा बिजनेस हाउस बने, एक ऐसा व्यापार समूह बने, एक ऐसा व्यापारिक संगठन बने जो कि पूरे तरीके से पूर्ण रूप से हिंदी और संस्कृत में हो। यानी कि भारत भाषा हिंदी और ब्रह्मांड भाषा संस्कृत को आधार बनाते हुए मैंने वंचक नाम इस बिजनेस हाउस का, इस व्यापारिक संगठन का रखा, क्योंकि वंचक एक संस्कृत शब्द है और वंचक का मतलब होता है जालसाज, यानी कि वैसी चीजें जो कि सही नहीं होती है, वैसी चीजें जो कि जाली होती है, जो कि फर्जी होती है। अब बात आती है कि मैंने आखिर यह नकारात्मक नाम क्यों रखा। हालांकि मैंने जब आतंक को इंट्रोड्यूस किया था उस समय में बातें की थी कि जब वंचक की बात करेंगे तो बात करेंगे कि आखिर नकारात्मक नाम क्यों, वंचक भी नकारात्मक है, तो आखिर नकारात्मक नाम क्यों। तो हम जब यह स्थापित कर रहे थे, जब यह बिजनेस हाउस स्थापित हो रहा था, जब यह व्यापार समूह स्थापित हो रहा था, जब यह व्यापारिक संगठन स्थापित हो रहा था, तो मैंने यही सोचा कि आखिर हम लोग इस समाज में क्या देख रहे हैं। हम लोग इस समाज में देख रहे हैं कि जो लोग अच्छे हैं, जो लोग अपने आप को अच्छा होने का दिखावा कर रहे हैं, जो लोग बहुत अच्छे तरीके से कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने बाल को रखे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को समाज में दिखाते हैं, आखिर वैसे लोगों की भी मेंटेलिटी जो है वो अंदर से या फिर उनकी जो मानसिकता जो है वो बहुत खराब है। बाहर से तो दिखाने के लिए लोग बहुत अच्छे हैं, बाहर से दिखाने के लिए लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर से लोगों की मानसिकता जो है वो बहुत खराब हो चुकी है, बहुत बुरी हो चुकी है। और ये चीजें एक दो व्यक्ति के साथ नहीं, आज समाज में 70 से 80% व्यक्ति, कम ही कह रहे हैं, इससे ज्यादा लोगों की ये मानसिकता है कि लोग जो हैं वो अपने व्यवहार को नकारात्मक बना चुके हैं। लोग दूसरे से जलने की बात करें या फिर और भी चीजें, ईर्ष्या हो या फिर और भी अलग अलग चीजें हो, इन सारे चीजों में लोग जो है आज बहुत आगे निकल चुके हैं। यानी कि दिखावा अच्छे का और जो बर्ताव है वो बुरा होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा नाम रखा जाए जो नाम से बुरा हो, नाम से खराब लगे, लेकिन उसकी सोच जो है वो अच्छी हो, उसकी जो सोच है वो बेहतर हो। इसी के आधार पर मैंने इस बिजनेस हाउस का, इस व्यापार का, इस व्यापारिक संगठन का नाम मैंने वंचक रखा। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि संस्कृत और हिंदी को ही आधार बनाकर मुझे आगे चलना था, इसलिए मैंने इसका नाम जालसाजी यानी कि वंचक रखा। वंचक एक संस्कृत शब्द है। और इसके बाद मैंने इस बिजनेस हाउस, इस व्यापारिक संगठन, इस व्यापार समूह वंचक के अंतर्गत अभी तक 6 अलग अलग सेगमेंट, 6 अलग अलग व्यापार को स्थापित कर चुका हूं, जिसमें एक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आतंक समाचार, आतंक एक, हम लोग यहाँ पर मृत्यु के नाम से एक काउंसलिंग सेगमेंट चलाते हैं, जहां पर हम लोग अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेस यानी कि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या फिर समाज के अलग अलग जगहों पर जाकर हम लोग सेमिनार करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, लोगों से उनकी समस्या पर बात करते हैं
क्योंकि मृत्यु जो है उसका पंच लाइन है प्राण शुद्धता। जैसा कि लोग मानते हैं कि मृत्यु जो है वो अंत है, लेकिन मैं मानता हूं कि मृत्यु जो है एक प्राण को शुद्ध करने का एक जरिया है, एक तरीका है, क्योंकि मृत्यु से प्राण जो है वो शुद्ध होती है। तो मेरा इस काउंसलिंग सेगमेंट के नाम से यही कहना है कि जो चीजें सबसे बुरी हैं वो भी तो अच्छी हैं, तो बाकी चीजें जो थोड़ी मोड़ी बुरी हैं, थोड़ी थोड़ी बुरी हैं, वो तो अच्छी हो ही सकती है, हो ही जाएगी, होगी ही, अगर हमारी मानसिकता मजबूत हो। तो इसके आधार पर मृत्यु एक सेगमेंट है जिसका नाम है मूर्ख, और यह सेगमेंट इस व्यापार के तहत हम लोग पढ़ाने का कार्य करते हैं। हम लोग यहाँ पर यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करवाते हैं, जहां पर क्योंकि मैं खुद यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं मैनेजमेंट में वर्ष 2012 के जून में, तो यहाँ पर हम लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाते हैं, सारे 83 विषय, और CSIR यूजीसी नेट जो कि साइंस वाले हैं, जहां पर 5 विषय होते हैं, उनकी तैयारी होती है सारे पेपर की, पेपर 1 और पेपर 2 यूजीसी नेट की, और पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी CSIR यूजीसी नेट की। इसके अलावा हम लोग सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान और समसामयिकी यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की पढ़ाई करवाते हैं, की तैयारी करवाते हैं। इसके अलावा हम लोग क्लास 10वीं तक SST की पढ़ाई करवाते हैं, का प्रिपरेशन करवाते हैं। इसके अलावा TET और अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, और अलग अलग डिग्रियां यानी कि जैसे BBA हो गया, MBA हो, BJMC जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, MJMC हो, इन सारे चीजों की भी पढ़ाई हम लोग कराते हैं। इन सारे डिग्रियों के अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराते हैं। इसके अलावा हम लोगों का काम सिनॉप्सिस में गाइडेंस देना, यानी कि PhD सिनॉप्सिस में गाइडेंस देना, थीसिस में गाइडेंस देना, ये सारी चीजें भी हैं। यहाँ पर हम लोग मार्गदर्शन का भी काम करते हैं शोध विद्यार्थियों के लिए, और भी बहुत सारी चीजें। यानी कि मूर्ख जो है यह एक शिक्षा का ब्रह्मांड है, जो कि वंचक व्यापार समूह का एक शिक्षण संस्थान है। और इसका नाम मूर्ख इसलिए क्योंकि अगर आप ज्ञान लेने जाते हैं तो आपको मूर्ख बनना होगा। अगर आप मूर्ख नहीं हैं, अगर आप होशियार हैं, या फिर अगर आप उस तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो फिर वो ज्ञान जो है वो सही तरीके से अर्जित नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान की शुरुआत मूर्खता से ही होती है। अगर मूर्खता है तभी लोग ज्ञानी बन सकते हैं। तो ये सारी चीजों के आधार पर मैंने इसका नाम मूर्ख रखा, और इसका पंच लाइन शास्त्र शस्त्र है, यानी कि शास्त्र की भी पढ़ाई और शस्त्र की भी पढ़ाई, यानी कि माला की भी पढ़ाई और भाला की भी पढ़ाई, यानी कि ओवरऑल एजुकेशनल सेगमेंट की बात करते हैं हम लोग मूर्ख में। तो हम लोगों ने आतंक की बात की, हम लोगों ने मूर्ख की बात की, हम लोगों ने बात की मृत्यु की। इसके अलावा हम लोगों का एक सेगमेंट है जहां पर हम लोग खाने का यानी कि चाय नाश्ते का कार्य करते हैं, जिसका नाम पागल खाना है। फिर पागल खाना क्यों? तो पागल खाना को हम लोग पागल खाना यानी कि अजाइलम के तौर पर नहीं देखते हैं। पागल खाना यानी कि पागल अलग, खाना अलग, एक ऐसा खाना जो कि पागलपंती की तरह हो, कुछ अलग हो, कुछ अनोखा हो, कुछ अटपटा सा हो, ताकि उससे एक फ्रेशनेस आए, ताकि उससे एक ताजापन आए, और इसी के आधार पर पागल खाना। और पागल खाना का पंचलाइन है स्वाद आंदोलन। पागल खाना, स्वाद आंदोलन, पागलपन यानी कि आंदोलन, और खाना यानी कि स्वाद। इसके अलावा एक सेगमेंट है फटीचर। फटीचर में हम लोग कपड़े का कार्य करते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका पंचलाइन वस्त्र संस्कार है, यानी कि हम लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोगों को उनके वस्त्र के लिए गाइडेंस देते हैं, यहाँ पर उनको कपड़े बेचते हैं। इसके अलावा उनके लिए परिधान कैसा हो, ये सारी चीजें डिजाइन करते हैं। ये सारा काम हम लोग का फटीचर का है। और एक और सेगमेंट जो छठा सेगमेंट, क्योंकि हम लोगों ने आतंक 1 की बात कर ली, मृत्यु 2 हो गया, तीसरा मूर्ख हो गया, चौथा पागल खाना हो गया, पांचवा फटीचर हो गया, छठा है ढकोसला। ढकोसला में हम लोग कार्यक्रम प्रदर्शन, इसका पंचलाइन है। और यहाँ पर हम लोग इवेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग अलग अलग इवेंट को मैनेज करते हैं, अलग अलग उत्सव का प्रबंधन करते हैं, उत्सव प्रबंधन होता है। और ढकोसला नाम इसलिए क्योंकि अगर कोई उत्सव कर रहे हैं तो हमें ढकोसला, हमें दिखावा करने की जरूरत है। लोग कहते हैं ढकोसला की, अगर कर रहे हैं तो ढकोसले की जरूरत है।
तो ये सारा चीज जो है ये हमारा वंचक व्यापार समूह है, जो कि अभी 10 वर्ष का हो चुका है। और अंत में मैं इस वंचक व्यापार समूह में यही कहूंगा कि वंचक व्यापार समूह, वंचक का जो पंच लाइन है वो है जालसाज। जा से जागरूक, ल से लगनशील, सा से सामाजिक और ज से जगत, यानी कि यूनिवर्स। जागरूक, लगनशील, सामाजिक और जगत। और ये जो वंचक है और इसके जो 6 सेगमेंट हैं, ये सब मिलकर यानी कि 6 सेगमेंट को मिलाकर वंचक जो है वो वंचक व्यापार समूह यानी कि वंचक बिजनेस ग्रुप बन जाता है। और इसकी शुरुआत 23 मई 2015 को हुई थी और इसका आधार हिंदी और संस्कृत है। अब आप इस साक्षात्कार को आगे देखें, फिर हम लोग थोड़ी और बातें करें। 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव के बारे में आपका क्या विचार है? विधायिका के बारे में कोई मतलब नहीं है। नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन जैसे हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं। अकाउंटेबिलिटी जीरो है, रिस्पॉन्सिवनेस जीरो है। ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया था वो इस वजह से बनाया गया था कि काम, इतने सारे टीयर्स जो बनाए गए। और ये आप मुझे एक बात बताइए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या मतलब? बिहार की बात करी तो देश छोड़ देते हैं। बिहार में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या मतलब? हमारे राज्य में आज ऐसे मंत्री लोग हैं जो कि इलेक्ट नहीं हुए। फैक्ट बोल रही हूं ना। ऐसे राज्यसभा जाने वाले लोग हैं जो इलेक्ट नहीं हुए, जिनको सिर्फ चुन कर वहां पे भेज दिया गया। इट्स यूजलेस, सिर्फ कागज पे ही है। और इतनी बड़ी बड़ी बातें हमसे जब लोग बात करने के लिए आते हैं तो हमें बड़ी हंसी भी आती है कि अगर आज मैंने ही दूसरा रास्ता सेलेक्ट किया रहता तो ये सारे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे रहते जो पूछे जा रहे हैं। तो सब कुछ नॉर्मल है, जैसे जो एक्सेप्टेंस है आज का वही रहता। लेकिन हमसे जो इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, जनता के जो लोग पूछते हैं, ये सारी चीज तो इस लेजिस्लेटिव के बारे में सोचने की जरूरत है ना। किसी के पिता हैं, ठीक है, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया और संघर्ष करके उन्होंने अपना वो जगह जीता। अब उनके जो बच्चे हैं जो शायद कभी बिहार में रहे ही नहीं है, लोग हमें विदेशी कहते हैं। बताइए, ये तो मूर्खता है ना। हम तो बिहार में ही रहे हैं, बिहार में ही नौकरी की है, और आप उनका झंडा उठा रहे हैं उन लोगों का जो कभी बिहार में रहे नहीं है, क्योंकि वो कुर्ता पजामा पहन के आ गए और आपने मान लिया कि हमारे बीच के ही है। तो लेजिस्लेटिव का क्या मतलब? लेजिस्लेटिव तब होता है जबकि एक व्यक्ति, यहाँ पे तो हमने ये भी सुना है कि हमने जब अच्छे छवि वाले लोगों को टिकट दिया, पढ़े लिखे लोगों को जिनके ऊपर कोई भी बुरे आरोप नहीं थे, लोगों ने कहा आपने पॉपुलर नेता नहीं चुना, मतलब बाहुबली को टिकट देते। तो ऐसी लेजिस्लेटिव जिसमें कि बाहुबली लोग हैं, बाहुबली क्या होता है? क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स हैं। सभी जानता है कि इसने गोली मारी थी, सभी जानता है कि इसने क्या किया था, लेकिन रॉबिनहुड बन रहे हैं, है ना, मसीहा बन रहे हैं। तो लेजिस्लेटिव बर्बाद हो चुका है। जुडिशियरी, 243 पीपल आर यूजलेस। जुडिशियरी अभी निकले हैं पैसे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एक रिफॉर्म की जरूरत है। एग्जीक्यूटिव, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल दलाली वाला एक सिस्टम बहुत प्रोमिनेंट है, लाइक फेवरेटिज्म वाला सिस्टम है बिहार में, खास करके कि आप ये देखेंगे कि फेवरेट्स जो हैं वो काफी पावरफुल पोजीशंस पे रहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री के फेवरेट्स हैं। और आप जानते होंगे कि नीतीश कुमार जी को फ्लैटरी बहुत पसंद है, शायद आप नहीं जानते होंगे। इसी वजह से ऐसे लोग मंत्री बन जाते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं, जिनका कोई भी बेस नहीं होता, कोई जनाधार नहीं होता, क्योंकि उनको फ्लैटरी बहुत पसंद है। तो ये चीज इसमें भी, ब्यूरोक्रेसी में भी लागू हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ काम करते हैं, जो चुपचाप काम करते हैं, वो आपको खुश करने में नहीं लगे रहेंगे, तो उनका कोई करियर नहीं, उनको शंटिंग पोस्ट दे दी जाती। मीडिया के बारे में क्या विचार है? क्योंकि सबसे पहले एक बात आती है कि जो हम लोग के दर्शक हैं जितने भी हैं वो लोग जानते हैं कि आतंक का मतलब है चतुर्थ सौहार्द, जो हमारे चैनल का नाम है। चतुर्थ का मतलब 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और सौहार्द का मतलब है कि अगर जो चीजें सही से न सुधरे उसे गलत तरीके से या फिर दूसरे तरीके से सुधारना पड़ेगा, वो आतंक की जरूरत है। क्योंकि आज अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया जो वॉचडॉग बना, डेमोक्रेसी के लिए वॉचडॉग था, आज वो कैसे है? वो आपसे ना अछूता है ना हमसे अछूता है। कोई एक तरफ की दलाली करता है तो कोई दूसरी तरफ की दलाली करता है। कोई न्यूट्रल नहीं, कोई न्यूट्रल नहीं है। बहुत सारी न्यूट्रल है, हम न्यूट्रल हैं और बहुत सारे न्यूट्रल हैं, लेकिन हाँ, इनकी संख्या
वही 5 से 10% भी नहीं है। नहीं। मीडिया के बारे में क्या विचार है? मैं इसका मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम बिल्कुल सही जवाब देती हूँ। जनरली लोग मीडिया के बारे में कुछ बोलने से बहुत ही डरते हैं कि ओ नो कहीं हमें बैन नहीं कर दे, तो हम तो ऐसे ही बैन ही है तो बोला ही जाए। मीडिया में तो आपको हम आपको बैन करेंगे, आप लोग तो हम लोग को भी बैन कर देते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। देखिए हमारे मीडिया में अब बहुत सारे पैरामीटर्स, अब तो सिर्फ एक मीडिया नहीं है, एक पत्रकारिता है, अखबार है जो कि एक इम्पोर्टेंट हो रही है, जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा, उसका भी बहुत सारा कारण है। और एक दूसरी मीडिया है जो कि दिल्ली में जो हम सुनते हैं लुटियंस मीडिया या जो भी कह लें, हाँ तो वो है। और एक है सोशल मीडिया, जैसे जो यूट्यूबर्स हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं और वहां पे डाल, अब इन सब में मिलावट हो गई, इन सब में मिलावट। ऑनेस्ट आंसर, पत्रकारिता अगर आप बिहार की देखिए, हम सबसे ज्यादा अपने जीवन में अगर किसी चीज को रिस्पेक्ट करते थे, डेमोक्रेसी के जो सारे पिलर्स हैं जिसकी आपने चर्चा की, उसमें मीडिया को करते थे और बहुत रिस्पेक्ट करते थे, खास करके पत्रकारिता को, क्योंकि हमने बचपन में पत्रकारिता देखी है, हमने ये भी देखा है, भारत का इतिहास भी पढ़ा है और इतिहास को समझने वाले लोग हैं, हमने देखा है कि पत्रकारिता एक सच वाली चीज होती है। जैसे दुनिया में जितने रेवोल्यूशन हुए हैं उनका जो भी सोर्स रहा है वो पत्रकारिता रही। वो वक्त भी वैसा था, एक वक्त में जब पत्रकारिता आई थी तो आज की सोशल मीडिया जैसी थी, सबके लिए नया था। तो सब ऐसे जैसे बोलते हैं ना आप सोशल मीडिया पार्टी है, तो वैसे गांधी जी एक पत्रकारिता निकाला करते, मतलब अखबार निकाला करते थे, वो उनका एक तरीका था और वो करते करते उन्होंने इतना बड़ा रेवोल्यूशन लाया, तो हम बहुत इज्जत करते थे, पर आई हैव लॉस्ट दैट रिस्पेक्ट। हमने वो इज्जत, आपने जैसा कहा, आपने परसेंटेज बोला ना 5%, 1% लोग हैं जिनको मैं अभी भी बहुत इज्जत करती हूँ, जो कोई टाइम्स ऑफ इंडिया में होगा, हिंदुस्तान टाइम्स में होगा, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इन जगह पे होगा, छोटे छोटे जगहों पे होगा, इनको मैं अभी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट उनकी वॉइस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो वॉइस जो कॉल लेने वाले लोग हैं, आई हैव लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर देम, और वो बहुत ही निराशा के साथ यूज किया है मैंने। पहले जब हमारा कवरेज नहीं होता था तो मुझे लगता था, और इसके ये कारण भी था कि हम जदयू में ही हमारा पूरा परिवार था और हम लोगों ने इस चीज को ऐसे परसीव किया कि हमने अपने खानदान, मतलब हमने अपने पार्टी में बगावत कर दी, और चूंकि पूरा सिस्टम नीतीश जी का ही सिस्टम था तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तो बगावत कर दिया इन्होंने, तो इनको कवर करे या नहीं करे, तो हमारा कोई कवर नहीं। आपने कहा ना कि आप कहाँ हैं, वो बेसिकली थर्ड पार्टी वैलिडेशन से होता है। अगर हम जितनी जगह गए जो हमने सोशल मीडिया पे डाला, वो अगर अखबार में छप जाता तो आप हमसे प्रश्न नहीं पूछते। ऐसे ही चलता है सिस्टम। अगर मात्र कुछ ऐसे लोग जो कि बिहार में रहते भी नहीं है और उनकी खबरें छपती रहती, तो दिल्ली में बैठे रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये लोग जमीन पे हैं, तो हमें कंप्लीटली बैन कर दिया। पटना में तुम्हारी कोई खबर नहीं निकल, मतलब हम आपको गिना सकते हैं कि कौन सी खबरें निकली और कौन से अखबारों में निकली, नहीं निकलती, तो नहीं निकलती। और जब आप खोल के पढ़िए अखबार, तो उसमें कोई भी जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो नहीं आते। हमने आपको कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बताई, रेप बताई, ट्रैफिकिंग बताई, ये पटना के अखबारों में नहीं छपी, तो ये वो हो गया। अब ये यूट्यूब वाले उस पर आते हैं, यूट्यूब में भी मिलावट है। और आपने जैसे कहा कोई न्यूट्रल नहीं, ऑनेस्टली कोई न्यूट्रल नहीं। मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, कोई न्यूट्रल नहीं है। एक तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे देश में तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं है, 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए। सब लोग या तो इस तरफ है या तो इस तरफ है। बीच वाले लोगों को बोलते हैं कि जैसे हमारे जैसे लोगों बोलते हैं वोट काटने हैं। अरे आप बेवकूफ हैं क्या? आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं क्या? हम इतना सब कुछ छोड़ के, इतनी पढ़ाई लिखाई करके वोट काटने नहीं आए, हम जीतने आए हैं, व्यवस्था बदलने आए हैं। तो वो जो माउथ पीस है उसका काम तो मीडिया करती है। अब उसमें बड़ी मुश्किल से 0.01% ईमानदार लोग बच जाते हैं, और ठीक है, बट मुझे ये लगता है कि आज जो हमारे बिहार की हालत है, जो देश की हालत है, उसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो इररिस्पॉन्सिबल मीडिया है जो कि बायस्ड। अब आते हैं फिर से पुष्पम प्रिया चौधरी पर और बात करते हैं शॉर्ट एनालिसिस का, यानी कि बात करते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का। जितना भी समय मैंने इनके साथ साक्षात्कार के दौरान बिताया, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इनके स्ट्रेंथ, अगर शक्ति की बात करें तो इनका जो लक्ष्य है, इनकी जो सोच है, वो इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जिस सोच के साथ, जिस लक्ष्य के साथ, जिस
जिस तरीके से, जिस आधार पर यह आगे चल रही हैं, ये इन्हें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके बाद, उसके बाद नहीं तो उसके बाद, एक न एक दिन इन्हें बहुत अच्छे तरीके से उस लक्ष्य की तरफ पहुंचा देगा, बशर्ते कि इन्हें सही तरीके से आगे बढ़ते रहना होगा, सही तरीके से आगे चलते रहना होगा। तो इनका स्ट्रेंथ इनकी सोच है, इनका एजुकेशन है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी हैं और वैसी पढ़ी लिखी नहीं है। बहुत सारे लोग के पास डिग्रियां होती हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक इनसे बात की तो उससे समझ में आया कि ये सिर्फ डिग्री वाली पढ़ी लिखी नहीं है, डिग्री के साथ साथ इन्हें ज्ञान भी है और अच्छा सा ज्ञान है और बहुत बेहतर ज्ञान है। इन्हें आगे भी पढ़ाई कंटिन्यू करने की, पीएचडी पोस्ट डॉक्टोरल करने की आवश्यकता है, जैसा कि मुझे लगता है। बाकी ये करें या ना करें, मेरा एक राय है, मेरा एक सुझाव है। अगर हम वीकनेस की बात करें तो इनके वीकनेस को मैं एक चीज़ से जोड़ूंगा, मास्क से जोड़ूंगा। मैं इनके भले ही बहुत अलग अलग तर्क हों, अलग अलग कारण हो, या फिर एक तर्क हो, एक कारण हो कि मैं मास्क इसलिए पहनती हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, इन्हें अभी मास्क पहने रहने की ज़रूरत है। कोरोना आएगा, कोरोना जाएगा, कोरोना चला गया, फिर से थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन मास्क इन्हें पहने रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना बात मैंने इनसे किया उससे मुझे ये लगा कि इन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। गुस्से जो हैं वो इनके चेहरे पर न दिखे, गुस्सा जो इनके चेहरे पर न दिखे, इसलिए मुझे लगता है कि इन्हें मास्क को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। शायद ये इनको भी लगता होगा तो इसलिए भी ये रखती होंगी, लेकिन जो भी है ये बोलती नहीं है, या फिर न लगता हो, ये मेरा सोचना है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इन्हें मास्क पहने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके चेहरे पे, इनके मन में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे प्रश्न पर भी ये, जैसा कि आप साक्षात्कार देखेंगे और आगे भी देखेंगे आगे वाले क्लिप में, तो इनको कुछ ऐसे प्रश्न पे भी गुस्सा आ गया जो आवाज़ में, उनके टोन में तो झलक गया, लेकिन हाँ, मास्क के कारण से वो चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं आई, कैमरे के सामने नहीं आई। तो इन्हें गुस्से जो है उन्हें थोड़ा सा नियंत्रित करने की ज़रूरत है। या फिर इनके सोशल मीडिया हैंडल को भी अगर आप देखेंगे, इनके पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को, तो ये ऐसी बातों पर भी गुस्सा कर जाते हैं जहां पर शायद नियंत्रित करने की ज़रूरत थी, जहां पर गुस्सा को कंट्रोल करने की ज़रूरत थी। जो लोग मुझे जानते हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि द मोहित श्रीवास्तव जो है वो गुस्से का एक पर्यायवाची है। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं कहूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मैं ये जहाँ तक कहता हूँ कि मेरा गुस्सा जो है वो शायद एक सही दिशा में रहता है, इनका भी गुस्सा सही दिशा में रहता है, लेकिन हाँ, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें लगी जहाँ पर इनका गुस्सा जो है वो सही दिशा में नहीं था। इन्हें वहाँ पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है, इन्हें वहाँ पर अपने आप को, अपने पॉलिटिकल पार्टी को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ इनका एक और जो वीकनेस मुझे दिखता है, मुझे लगता है कि इनके लक्ष्य तो हैं, लेकिन इनका प्लान ऑफ एक्शन, विजन और मिशन स्टेटमेंट, जिसे हम लोग अपनी एजुकेशनल भाषा में कहते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लैक करता है, वो यहाँ पर नहीं दिखता है। क्योंकि ये कहती तो हैं कि मैं जनता के साथ रही हूँ, सारा कुछ चला है, लेकिन इनका प्लान ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो नहीं दिखता है, वो नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो बहुत अच्छी बात है, होगा इनका वो चीज़ें, ठीक है, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो सारी चीज़ों पर आगे बढ़े। लेकिन मुझे नहीं लगता, और मुझे जो नहीं लगता है मैं वही बता रहा हूं, मैं अपना विचार दे रहा हूं। ये नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही ही है, वो गलत भी हो सकता है। लेकिन जहां तक मुझे लगा, मुझे उस 1 घंटे, सवा घंटे के समय में जहाँ तक मुझे लगा, उस बातचीत के दौरान जहाँ तक मुझे जो लगा वो मैं बता रहा हूँ कि हाँ, इनके पास वो विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, वो रोड मैप जो है वो सही तरीके से नहीं है, वो संगठन सही तरीके से नहीं है, वो चीज़ें जो है वो सुव्यवस्थित नहीं है। अगर इन्हें फुल टाइम पॉलिटिशियन बनना है तो इन्हें जनता के झगड़ कर, मीडिया भले ही इनको कवरेज दे या ना दे, लड़ झगड़ कर इन्हें आना होगा, इन्हें दिखना होगा, इन्हें वो सारी चीज़ें करनी होंगी। अगली बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। तो अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए होता है, संभावनाएं तो सबके लिए होता है, बस मन में आप ठान लेंगे तो संभावनाएं तो हर चीज़ में है, चाहे वो चीज़ें कितनी भी स्टेबल क्यों ना हो, कितनी भी स्थिर क्यों ना हो। और राजनीति तो ऐसे भी अस्थिर है, और बिहार तो ऐसे भी अस्थिर है जहाँ पर ये राजनीति करने की बात कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को आधार पर बनाते हुए, इन सारी चीज़ों को आधार बनाते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि अपॉर्चुनिटी तो इनके लिए खुला है। जैसा कि बदलाव की बात कर रही हैं, तो बदलाव तो अपने आप में एक संभावना होता है, अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी होता है, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं पॉलिटिकल क्षेत्र में। इन्हें बस लगे रहना है, डटे रहना है, अपॉर्चुनिटी की यहाँ पर भरमार है।
जहाँ तक बात करते हैं थ्रेट का, डर का, तो डर जो है इन्हें इसी पॉलिटिकल सिनेरियो में अपने क्षेत्र के पॉलिटिकल जाइंट से है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो। अगर हम बिहार की बात करें तो इन सारी चीज़ों में इन्हें थ्रेट है, क्योंकि इन्हें मीडिया कवरेज, जैसा कि ये कहते हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारण से, सरकार के कारण से, जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के कारण से नहीं मिलता है, इनके बातों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, दबा दिया जाता है, इनका मजाक उड़ा दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये थ्रेट हैं, और थ्रेट जो है वो बेसिकली जो है वो डरपोक के लिए होता है। और मुझे नहीं लगता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी वो डरपोक है। पुष्पम प्रिया चौधरी एक बहुत निर्भीक हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने बातों को रखती हैं, डरती नहीं हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कभी भी ये डरेंगी। बहुत अच्छे तरीके से कार्य करती है इस क्षेत्र में, डर के क्षेत्र में ये बहुत आगे हैं, इनको डर वगैरह नहीं लगता है, जहाँ तक मेरी सोच है, मेरा मानना है, क्योंकि जितना मैंने इनके साथ समय बिताया उसमें मुझे ये सारी चीज़ें लगी। तो डर वगैरह तो नहीं है, तो जब डर नहीं है तो इस थ्रेट को ये अच्छे तरीके से पार कर लेंगी। हाँ, बस इसके लिए इन्हें एक बेहतर रणनीति, बेहतर प्लान ऑफ एक्शन बनाने की ज़रूरत है, बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो है ये इनका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है, जैसा कि मुझे लगा। आप बिहार की बात करते हैं, क्या आप मिथिला राज्य को मना करेंगे कि मिथिला राज्य की जो मांग है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मिथिला क्षेत्र से हैं? हाँ, मिथिला राज्य की मांग नहीं होनी चाहिए, बहुत ही स्टूपिड है। उसका कारण भी मैं बताना चाहूंगी। मैं मिथिला की हूँ और मैं ये चीज बहुत ही स्ट्रांगली बोलूंगी कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो मिथिला के जो नेता लोग हैं वो लोग दलाल हैं। आई जस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली वहां उठाए नहीं जाते, क्योंकि जो उनके नेता है वो मतलब बुरा मान जाएंगे, तो ये लोग सिर्फ उनकी चाटुकारिता में ही लगे रहते हैं। इस वजह से भी अपनी हालत पे ही है मिथिला। दे आर ऑल दलाल। आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी बातें नहीं उठाते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। अगर वो इस तरीके के लोग होंगे, ऐसी बुलंद आवाजें होंगी जो जाके सरकार से प्रश्न पूछेंगे, वो निर्णय तो जनता को ही लेना पड़ेगा, तब चीजें अलग होंगी। तीसरी चीज, नंबर घट जाएगा। अगर हम अलग राज्य हो गए ना, बिहार तो अलग हो गया था ना झारखंड से, हुआ ना, झारखंड अलग हो गया था बिहार, झारखंड अलग हुआ ना बिहार से, वही लैंग्वेज यूज कर लीजिए, ठीक है, रिसोर्सेज सारी चली गई, हम आखिरी नंबर पे ही रह गए, 28वें के 28वें पे ही रह गए। 28 राज्य है, उसमें हम 28वें नंबर पे हैं। एक और भी चीज होती है, स्ट्रेंथ। आपका जो लेजिस्लेटिव जो चलता है वहां पे, जैसे 243 यहाँ है और वहां भी हम भेजते हैं, सेंटर में भी हम लोगों को भेजते हैं, उनका नंबर अगर कम हो जाएगा तो आपका कोई सुनेगा ही नहीं आपका। इसलिए वो नंबर भी वहां पे होना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि एज बिहार साथ में रह के, चाहे मिथिला हो या मगध हो, लोग हमें सीरियसली ले, उससे हम ज्यादा पावर वहां पे एक्सप्रेस कर पाएंगे, एक्सर्ट कर पाएंगे। बैंक में हम अलग अलग हो जाए और बट जाए, अलग होने पे हमारा पावर कम हो जाए। सिनेमा और खेल पर आपका क्या विचार है? भारतीय सिनेमा और भारतीय खेल की परिस्थिति पर। भारतीय खेल में मुझे लगता है कि और भी सरकारों को प्रयास करने की जरूरत है, खास करके बिहार को प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में बहुत ही टैलेंट है और किसी भी तरीके से उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, सरकार उनको प्लेटफॉर्म नहीं देती। फिल्म तो काफी अलग है खेल से, एज सच कोई विचार नहीं। ग्लोबल अफेयर्स पे आप क्या कहना चाहेंगे, अभी के ग्लोबल अफेयर्स पे? देखिए, अभी का तो जो सबसे बड़ा अफेयर मुझे लगता है जो था हमारे देश में, वो यही था जो अटैक हुआ। वो तो बातें हो गई, और पूरे ओवरऑल ग्लोबल अफेयर से चाइना, अमेरिका, ईरान, सऊदी, इजराइल, इस पे क्या कहना देखिए, चाहिए? एक डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप है जो बहुत पूरा, जब से हमारा देश बना है तब से ये सारा चला आ रहा है। और आप कह सकते हैं कि जो जियोपॉलिटिकल पूरा सिनारियो है उसमें वो होने का एक कारण है। इट्स गुड फॉर अस। दो प्रश्न थे कुछ लोगों के। पहला, आप ब्लैक पहनती हैं, मास्क पहनती हैं, और कभी कभी ब्लैक की जगह पर व्हाइट वगैरह के भी चेहरे और चित्र दिख जाते हैं, इनके पीछे क्या कारण है, क्या फर्क है? ब्लैक पहनती हूँ क्योंकि मैं इन जनरल ब्लैक काफी पहनती हूँ, जिसमें वही है, जितने लोग हैं उतनी तरह की बातें हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कुछ ऐसा नहीं है ना कि मैंडेटरी नहीं है, आप कुछ भी पहन सकती हैं, अच्छा लगता है ब्लैक, इसलिए ज्यादा ब्लैक यूनिफॉर्म जैसा है, यूनिफॉर्म। दैट्स अ गुड वे टू पुट इट, कि वही पहनते हैं। मास्क इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने, सिर्फ हमारी बात सुने,
और हम ये नहीं चाहते कि हमारा चेहरा देख ले और हमारी जो विचार हैं वो दूसरे कॉपी करे तो उस पर चीयर लीडिंग करे। ये पहला इंटरव्यू होगा शायद आपका जिसमें दोनों लोग मास्क पहने हुए हैं। हाँ, अब आपको बताने की जरूरत है कि आपने क्यों मास्क पहना है। बस ऐसा ही क्योंकि आपने पहना इसलिए मैंने पहन नहीं, लिया। नहीं, तो ठीक है। और एक और प्रश्न थे, लास्ट प्रश्न था कि आखिर आप अगर बिहार में आ जाती हैं, बिहार के राजनीतिक टेबल पर आ जाती हैं, तो आपका प्लान ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स क्या होगा? पहला तो बिहार आना, उस दिन बहुत संघर्ष बढ़ जाएगा जिस दिन आप आ जाएंगे, क्योंकि अनलाइक अदर पीपल जिनके लिए उस दिन खेल खत्म हो जाता है जब वो जीत जाते हैं, हमारे लिए उस दिन खेल शुरू होगा, क्योंकि बहुत बदलाव की जरूरत है, बहुत बदलाव की। तो मतलब आप समझिए कि 24 घंटे काम करना पड़ेगा, और जो हमारा जो एम है कि हमें 28वें नंबर से बिहार को ऊपर लेके जाना है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी अब तो पड़ेगी। 29 हो गए हम लोग। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो सारा मेहनत करेंगे, इंडिया बहुत आगे। अब अंत में मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, अपने विचार देना चाहूंगा। जी, ठीक है, आप चाह तो रहे हैं कि आप अलायंस में आ जाएं, गठबंधन में आ जाएं, मैं भी चाह रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि आप चाह रहे हैं, ठीक है, वो शायद गलत होगा। लेकिन जहां तक आतंक समाचार और मेरा मानना है कि अगर आप लड़े 243 पर लड़े, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, लेकिन अगर आप सीधा लड़ते हैं बिना अलायंस के, तो वो शायद आपके लिए, बिहार के लिए और जनता के लिए ज्यादा बेहतर होगा। ये मेरा सुझाव है, बाकी आपकी ये बात इच्छा। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है आपने जो कहा है। और हाँ, हम जितना संघर्ष वाला काम करना चाहते हैं जीत के, वो करने में जो हमें, आप कह सकते हैं, स्वतंत्रता मिलेगी, बिल्कुल वो जो हमारे आइडियल्स हैं उनको लागू कर पाएंगे, बिल्कुल। तो वो तो आइडियल सिचुएशन है, हम भी वही चाहते हैं। अनुसंधान, रिसर्च करें, बेहतर प्लान ऑफ एक्शन बनाएं और आगे बढ़ें। आप सुन रहे थे पुष्पम प्रिया चौधरी को, जो कि द प्लूरल्स पार्टी की संस्थापक है। मैंने इस साक्षात्कार में बहुत सारे प्रश्न पूछे, अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे, अलग अलग क्षेत्रों से प्रश्न पूछे, जिसका मैम ने बहुत, या फिर कहें तो अपने तरीके से जवाब दिया। मैं अब इस साक्षात्कार को यहीं पर समाप्त करूंगा और मैम को, पुष्पम प्रिया चौधरी को, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद। अंत में मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आपने पूरा साक्षात्कार देखा, पूरी बातें सुनी। अब इसके आधार पर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी चीज़ें हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर टिप्पणी के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने कमेंट कर सकते हैं, अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। और भी अगर आपको लगता है कि कुछ प्रश्न हैं जो आपके मन में हैं, तो आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे से जुड़कर पूछ सकते हैं। वंचक व्यापार समूह और आतंक समाचार से जुड़कर पूछ सकते हैं, और अलग अलग तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मैं अब इस साक्षात्कार को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। जैसा कि साक्षात्कार समाप्त हो चुका है, अब मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं।